ओके, सो गुड इवनिंग सभी लोग को, गुड इवनिंग। तो हम लोग प्राइमरली जो डिस्कशन कर रहे थे, मैं एक बार ज़रा क्विकली बता देता हूँ। थोड़ी आज तबीयत ठीक नहीं थी, आज क्या 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से जो है फिर भी क्लास चल रही है। आज दिन में खैर क्लास नहीं हो पाई थी। एक सेकंड रुकिए, कनेक्ट नहीं है, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली थोड़ा सा प्लान बताना ज़रूरी है। देखिए आप लोग करिए क्या, और जो है सिंगुलैरिटी जी ने भी एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि टेस्ट सीरीज़ को लेकर के क्या करना चाहिए। देखिए पहली बात कि करीब करीब आपके पास में कितना 20-22 दिन आपके पास में बचा हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक कोशिश आप लोग किया करिए कि एटलीस्ट 8 PM वाली जो क्लास हुआ करे, एटलीस्ट उसको लाइव ज़रूर ज्वाइन किया करिए। बाकी तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करिए कि 8 PM 8 बजे वाली जो क्लास हो उसको लाइव कर लिया करिए। इंटरैक्टिव रहता है, काफ़ी कुछ उससे पता भी चल जाता है। देखिए पहली चीज़ कि हमारा जो यूनिट नंबर 9 है, यूनिट नंबर 9 हम लोगों ने लगभग बहुत डिटेल में कर ही लिया है। अभी हम लोग GIS कर भी लेंगे। GIS के बाद से हमारा एक कार्टोग्राफी वाला पोर्शन बचेगा। कार्टोग्राफी अभी मैं मतलब आज नहीं, कल करवा दूंगा, ये खत्म हो जाएगा और इसके क्वेश्चंस फिर हम लोग करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चंस करने के लिए तरीका ये रहेगा कि जैसे यूनिट नंबर 9 है वो आप लोगों को पता है, यूथ वाले में पहले वाले चैप्टर में ही GIS वाले पोर्शन में दिया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन करके बैठेंगे। क्वेश्चन करके बैठेंगे तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, और दूसरी चीज़ कि जो भी डाउट रहेंगे उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा डाउट के ऊपर में। दूसरी चीज़, कल जो क्लास हुई थी वो प्राइमरली प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की हुई थी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में कल मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं GIS मतलब दूसरे जो लैपटॉप है उसमें GIS मैंने करके दिखाया था कि एक्चुअल में GIS होती क्या चीज़ है, किस तरीके से GIS किया जाता है। मतलब एक तरीके से GIS के मैपिंग वगैरह, प्लॉटिंग वगैरह की गई थी, जिससे कि थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिल जाए। तो कल की क्लास रिकॉर्ड इसी वजह से नहीं हुई है क्योंकि उसमें 2 लैपटॉप को एक साथ मतलब रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था, इस वजह से नहीं रिकॉर्ड हुई थी। एनीवे, कल जो हम लोगों ने किया था वो जस्ट केवल और केवल एक प्रैक्टिकल मतलब सेशन था, जिसमें LULC निकालना कैसे निकाला जाता है, NDVI वगैरह निकाला कैसे जाता है, ये सब तरीका बताया गया था कि कैसे मतलब GIS में प्लॉटिंग, मैप की प्लॉटिंग की कैसे जाती है। इस वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इस वजह से क्लास जो है वो यूट्यूब पर नहीं गई है। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आखिर में क्या चीज़ है। फिर भी अगर बोलेंगे नहीं हुआ होगा तो फिर कर दिया जाएगा। ये इसलिए किया गया था प्रैक्टिकल सेशन, जिससे कि GIS जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो GIS आपको ज़्यादा मतलब कि समझ में आएगी, ज़्यादा फील आएगी, समझ में ज़्यादा आएगा। तो डैट इज़ द केस। अभी हम लोग कार्टोग्राफी मतलब GIS अभी करेंगे, कल हम लोग मॉर्निंग में कार्टोग्राफी करेंगे, और कार्टोग्राफी करने के बाद में अब हम लोग 8 PM से डेली बेसिस पर Q&A करना शुरू करेंगे। सेम वही यूथ वाली Q&A करेंगे आप लोग। मतलब कि Q&A जो होता है वो कर से मतलब खुद से करके बैठिएगा, ताकि मतलब तरीका आपको पता है टॉपिक कौन से होने वाले हैं। तो टॉपिक जो होता है जो GIS वाला है, कार्टोग्राफी वाला मिक्स वाला जो पोर्शन था, करके बैठिएगा हम लोग, ताकि उसको ज़्यादा फोकस करें, डिस्कशन मतलब डाउट पर ज़्यादा डिस्कस करें, पहली चीज़। फिर उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट जो है संडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 1 जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि एक आध एस्पिरेंट है जिनको जियोमॉर्फोलॉजी में भी अभी प्रॉब्लम है। तो जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग दिन में, वही है तरीका फिर अपना सेम रहेगा कि जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग दिन में डिस्कस करेंगे, और इसी की हम लोग रात में 8 PM वाले क्लास में हम लोग डिस्कशन इसके क्वेश्चंस की कर लेंगे। सो तरीका यही होने वाला है हमारा, ठीक है। ये तो हो गया जो ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी है, ज्योग्राफी का जो प्लानर होने वाला है कि क्या करना है। जो नेक्स्ट 20 डेज़ हैं इसमें, अच्छा नेक्स्ट मतलब मैं यहाँ पर कहूँगा कि नेक्स्ट जो यहाँ पर 12 डेज़ हैं, नेक्स्ट 20 नहीं, नेक्स्ट 12 डेज़ हैं। इस नेक्स्ट 12 डेज़ में क्या क्या आप लोगों को कर लेना चाहिए ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जो यूथ वाली जो बुक है, PDF है, ये आप लोगों को कवर कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट एक बार आपका कवर हो जाना चाहिए। इसमें आपको करना ये है कि डेली बेसिस पर करना क्या है, तरीका क्या होना चाहिए रिवीजन करने का, जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, कि आप फिजिकल के साथ साथ ह्यूमन भी साथ साथ में पैरेलली लेकर के चलें। हम लोगों ने ह्यूमन ऑलरेडी वैसे तो डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर से चूंकि वापस से डिस्कशन कर रहे हैं तो ह्यूमन फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको दोनों साथ में पैरेलली लेकर के चलना है। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आपने यूथ खोली, ठीक है। अब यूथ में दिक्कत क्या है कि आंसर भी लगे हाथ वहाँ पर आंसर भी लिखे गए हैं। तो आपको करना ये है, जैसे मान लेते हैं सपोज आपने थॉट वाला पोर्शन डिस्कस मतलब थॉट वाला पोर्शन रिवीजन करना है, तो आप क्वेश्चन करने से पहले आप एक ब्लैंक A4 शीट लीजिए और पूरा A to Z जो जो चीज़ें हो सकती हैं जो आपको दिमाग में है रिकॉल करिए और लिखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आप क्वेश्चंस करिए, और क्वेश्चंस करने के बाद में जो आपको नया कोई कंसेप्ट दिखे या नया जोग्राफर या नया इन्फॉर्मेशन कुछ भी लगे, वो आप अपने एक नोट्स में बना करके लिख लीजिए
कि नोट्स यहाँ पर मतलब नोट्स में बना बना करके लिख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें नई मिल रही हैं। तो जो नया मिले उसको नोट कर लीजिए ताकि आप उन्हीं पॉइंट को केवल और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करें। जो लास्ट के 10 डेज रहेंगे केवल और केवल उन्हीं पॉइंट को ही रिवीजन करें जो आपके नए थे या जो आपको नहीं आ रहे थे या जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं थे। ये काम करना है। फिजिकल ज्योग्राफी देखिए डिसाइडिंग नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी लगभग सब लोग कर ले जाएंगे। एक आध दो क्वेश्चन सबके गलत होते हैं और वो सब लोग मतलब कितना भी आप मेहनत कर लीजिए एक आध दो क्वेश्चन आपके गलत होने ही होने और सबके होते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर ह्यूमन बनेगा और इसके अलावा जो यूनिट नंबर 9 है ये यूनिट नंबर 9 है, यही दोनों डिसाइडिंग बनने वाले हैं। तो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 12 डेज। अगले 12 दिन में आपको यही काम करना, यही करिएगा, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ की। देखिए कोई भी मार्केट में जो टेस्ट सीरीज़ है ज्योग्राफी को लेकर के, अब जहाँ तक मुझे पता है या जो मैंने देखा है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ अप टू द मार्क नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि चलो ठीक है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्या है या स्टेट पीसीएस में क्या है कि थोड़े थोड़े कुछ एक टेस्ट सीरीज़ हैं जो बड़े वेल डिफाइंड है, बढ़िया है, जिनको कर लेने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि वो थोड़े से मतलब वो भी वैसे अप टू द मार्क नहीं होते हैं लेकिन एटलीस्ट कुछ तो आपको चाहिए ना। तो कुछ तो चाहिए हमें, जैसे विज़न आईएएस हो गई या फिर जो है जैसे फोरम हो गया या फिर नेक्स्ट आईएएस हो गया। ये सब कुछ एक एस्टैब्लिश्ड टेस्ट सीरीज़ हैं जो ठीक ठीक कवर कर लेते हैं। यहाँ पर मतलब एक टेक्स्ट बुक की शायद निकाली जाती है, तो जो टेक्स्ट बुक की है ये मतलब उतनी स्टैंडर्ड नहीं है। ये मतलब ये वही है ना जिसमें खिचड़ी बना करके रखा गया, आओ जी सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। तो ये एक्सपर्टाइज चूँकि इनकी नहीं है इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी इससे। दूसरा आप टेस्ट सीरीज जैसे कि कुछ एक है, जैसे एक जो कौन सी अड्डा करके आती है, एक अड्डा करके आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। अड्डा करके एक है, इसको ट्राई करिएगा। लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगा ज़्यादा बेटर होगा कि आप जो यूथ वाली है इसी को ही टेस्ट सीरीज़ मान करके इसी को ही आप करिए डेली बेसिस पर। यहीं से आपके मान के चलिए 60 to 70, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ वैसे, 60 to 70 मिनिमम टू मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। हाँ अड्डा 24/7 आई थिंक यही है। यहाँ से मतलब ये मैंने सुना है कि ये ठीक ठीक यहाँ पर फिर भी टेस्ट सीरीज ठीक ठीक है। तो आप चाहे तो इसको मतलब ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जो मतलब आपका ज्योग्राफी, मतलब ये 90 क्वेश्चन का केस है, ये 90 क्वेश्चन का केस है। अब जरा मैं जीएस, आज मैं जीएस के भी क्वेश्चंस आप लोगों के देख रहा था कि जीएस में आया क्या क्या है, और मैं बता दे रहा हूँ जीएस का पेपर टफ है। जिस हिसाब से मैंने पेपर देखा उस हिसाब से पेपर मुझे रिलेटिवली जीडीसी के एग्ज़ाम के हिसाब से मुझे टफ लगा और मुझे लगता है इसकी मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं जरा जीएस के बारे में भी बात कर लूँ कि जीएस में यहाँ पर क्या केस है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। देखिए जीएस का जो सेक्शन है ये है हमारा 30 क्वेश्चन और ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है, डिसाइडिंग है। इसमें जो आपके सिलेबस में दिया गया है इसमें मैथ का पोर्शन है, मैथ एंड रीजनिंग है। मैथ एंड रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंगली इसलिए बढ़िया है क्योंकि आपका यूनिट नंबर 9 भी यहाँ पर कवर हो रहा है। मतलब यहाँ पर मैंने देखा मीन मीडियन मोड को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मीन मीडियन मोड वगैरह को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लस इसके अलावा जो बेसिक रीजनिंग वगैरह होती है ये बेसिक रीजनिंग वगैरह के भी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर मैं अगर देखूँ ये हमारे पास में एक रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। सिमिलरली इसी तरीके से ये हमारा मैथ का क्वेश्चन हो गया, सिमिलरली ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। मतलब 5 क्वेश्चन है जो रीजनिंग वाले यहाँ पर आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मीन मीडियन मोड को लेकर के भी क्वेश्चन था, एक सेकंड में यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मीन मीडियन मोड को लेकर के भी क्वेश्चन आया हुआ था और वही मेरा थोड़ा सा दिमाग उल्टा कर दिया कि मतलब ये सब चीज़ें भी पूछी जा रही हैं तो यहाँ पर मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर आई थिंक शायद इस वाले पेपर में था, नहीं ये तो जीआईसी आ गया, जीडीसी वाले पेपर में है 2017 वाले में, हाँ शायद इसी में है। हाँ जी देखिए अब ये जैसे यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है मीन को लेकर के कि इसमें से कौन सा जो है मीन का फॉर्मूला नहीं है, या फिर यहाँ पर मीन मीडियन मोड को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं जो मतलब थ्योरेटिकल बेसिस वाले होते हैं जहाँ पर ऑपरेशन आपको करना आना चाहिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये रिलेटिवली थोड़े टफर साइड के होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके लिए एडवांटेज है और ये आपको 5 के 5 करके आने हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। अगला जो 5 क्वेश्चन नॉर्मली होगा, 5 से 7 क्वेश्चन नॉर्मली जो होगा वो रहेगा करंट अफेयर से, ये रहेगा करंट अफेयर से। अब करंट अफेयर देखिए ये समुंदर है, करने पर जाएंगे इतनी सारी चीज़ें करने के लिए हैं जो बहुत मुश्किल ही है। करंट अफेयर्स में कुछ एक एरियाज़ है जहाँ पर आपको स्पेशल फोकस करना होगा। जैसे एक आपका है जो डे वगैरह होते हैं, डे वगैरह किस दिन कौन सा डे पड़ रहा है,
जैसे इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल चाइल्ड डे, फलाना फलाना डे, तो ये तैयार करके रखना है। दूसरा, जो अलग अलग इंडेक्स है, इंडेक्स में दो चीज़ें, पहला इंडिया की रैंक कितनी है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, पब्लिश कौन करता है, निकालता कौन है। तीसरी चीज़, कौन कौन से यहाँ पर पैरामीटर्स होते हैं, तो ये पैरामीटर्स वाला भी पता होना चाहिए, ठीक है। इस पर भी क्योंकि पैरामीटर को लेकर के क्वेश्चन मैंने देखा है पूछे गए हैं। तीसरा, स्पोर्ट्स को लेकर के मान करके चलिए क्वेश्चन आ सकता है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह जो होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह क्या क्या हुई हैं। प्लस इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुई हैं, ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह ये यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ये तो वो हो गया जिससे मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, श्योर शॉट यहाँ पर आएगा ही आएगा। बचे हुए जो 3 से 4 क्वेश्चंस रहेंगे, नॉर्मली वो नेशनल न्यूज़ से रहते हैं, नॉर्मली वो नेशनल न्यूज़ से रहते हैं, इंटरनेशनल से नहीं रहते हैं। नॉर्मली वो नेशनल न्यूज़ या फिर जो स्टेट न्यूज़ होती है, जैसे यूपी की जो न्यूज़ है वहाँ से आ सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तक पूछे जा सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी है। अभी ये भी हम लोग बात करेंगे कि हमारा सेफ क्या हो सकता है, मतलब कितने मार्क्स यहाँ पर स्कोर किए जा सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। फिर उसके बाद से आपकी पॉलिटी रहेगी, पॉलिटी है, पॉलिटी में वही 2-3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री मैं प्रायोरिटी के साथ में बात कर रहा हूँ कि कैसे प्रायोरिटी आपको रखनी है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है। फिर उसके बाद से बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजी ये 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी। इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पेपर भी डिस्कस कर लिया है वैसे तो इकोनॉमिक्स में आपको 2 चीज़ें करिएगा, बजट, बजट और बजट मतलब 2 बजट। हमारा यूपी का भी बजट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यूपी का भी बजट आपको याद होना चाहिए, और इसके अलावा यूनियन का भी बजट आपको पता होना चाहिए, यूनियन का भी बजट। और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इकोनॉमिक सर्वे। ये 2 चीज़ें आपको, आवाज़ क्यों चली गई, नहीं आ रही है, ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स में कर लेनी है। इतने पोर्शन से ही यूपी स्पेशल का कोई वेटेज नहीं है। यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस वैसे मुश्किल ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान रखना है, यूपी बजट से 1 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, और ये जो हमारा स्टेट की न्यूज़ है यहाँ से भी मान के चलिए 1 क्वेश्चन रहेगा। तो वेटेज तो मैं कहूँगा कि 2 से 3 सवाल मैक्सिमम आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करिए। इतना पोर्शन करने पर, इतना पोर्शन जितना मैंने यहाँ पर लिखा है, इतने पोर्शन से मान के चलिए 22 से 24 सवाल हो जाएंगे, 22 से 24। जो अगला बचा हुआ 6 से 8 क्वेश्चन है, ये प्राइमरली जैसे इन्वायरमेंट से आ जाता है, फिजिक्स से आ जाती है, केमिस्ट्री से आ जाती है, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, या फिर एंशिएंट मेडिवल्स वगैरह से आ जाती है, एंशिएंट मेडिवल। तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किया है देन वेल एंड गुड, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज्योग्राफी का भी एक सेक्शन है, ज्योग्राफी एक्चुअली अपने हाथ का होता है ना, घर की खेती है इसलिए ज़्यादा इसको नहीं करते, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन ये भी मान के चलिएगा आएगा ही आएगा। और ये वही है, सोलर सिस्टम वाले से आएगा, सोलर सिस्टम जैसे हायर में पूछा गया था ना, सेम वैसे ही सोलर सिस्टम वाले तरीके से ही मान कर चलिए क्वेश्चन यहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है। तो इस पे उतना ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपको मतलब टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो पोर्शन यहाँ पर लिखा गया है, ये पोर्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जरा बात करते हैं कहाँ से पढ़ना है बजट। बजट के लिए मैं मटेरियल दे दूंगा, ठीक है, बजट के लिए मटेरियल ही नहीं, बजट का मैं डिस्कशन दूंगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये मैं डिस्कशन दूंगा। बस 2-1 दिन रुकिए, मैं थोड़ा सा बोलने लायक हो जाऊं, आज बोल नहीं पा रहा हूं मैं जो है गला चोक हो रखा है। खैर एनीवे, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ व्हाट इज़ द सेफ स्कोर, क्या सेफ स्कोर यहाँ पर पॉसिबल है। अब ऑब्वियसली पेपर के पहले कुछ भी ऐसे बोलना उचित नहीं होता है, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन है जीएस में, अगर आप 20 से 22 सवाल अगर आपका टारगेट है तो आप सेफ रहेंगे। मतलब आपको 20+ ही करके आना है, यहाँ पर 20+ आपको होना है, ठीक है। ज्योग्राफी में यहाँ पर आपको 75 तक स्कोर लेकर के आने हैं। हालांकि 70+ भी स्कोर अच्छा स्कोर रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 75 लेकर के आ रहे हैं तो आपका ज़्यादा बेटर स्कोर रहेगा, और यहाँ पर एक्चुअली लोग फाइट करेंगे, तो इसलिए 75 आपके लिए ज़रूरी है। 95 एक सेफ स्कोर है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, आउट ऑफ 120, आउट ऑफ 120, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो चाहे कुछ भी हो, 95 एक सेफ स्कोर रहेगा मेरे हिसाब से। पेपर करने से पहले पेपर की टफनेस के आधार पर ये 90 भी जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 95 वुड बी अ सेफ स्कोर आई वुड से। ये मेन चीज़ है यहाँ पर जो ध्यान रखनी है, ठीक है। खैर
ये प्राइमरली यहाँ पर चुटर पुटर जो डिस्कस करना था वो मैंने डिस्कस किया। स्ट्रैटेजी आप लोगों को बोल ही दिया। आप लोगों को करना इस समय ये चाहिए कि आप अपना जो शेड्यूल है, थोड़ा शेड्यूल के बारे में अगर बात कर लूँ कि क्या करना चाहिए, आप अपने टाइम को 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करिए। 4 पार्ट में यहाँ पर 2 घंटे का एक सेशन आप लीजिए जो जीएस के लिए हो, और जीएस में स्पेशली जैसे कि पॉलिटी, जो बड़ी बड़े सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, तो जो बड़े बड़े सेशन है, बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसको लीजिए। ऑन द डेली बेसिस 1 आवर यू कैन स्टडी करंट अफेयर। एक एक घंटे डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़िए। कुछ एक करंट अफेयर की चीज़ें हम लोग डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जो है मेन आप लोगों को करना ये रहेगा, मतलब यही है मेन चीज़ कि आप ज़्यादा फोकस करिएगा कि आप, मतलब यूट्यूब पे तमाम डिस्कशंस वगैरह मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, अच्छे अच्छे डिस्कशंस हैं, उसको आप चाहे तो कर सकते हैं। या कोई भी एक मैगजीन परचेज़ करिएगा, जैसे घटनासार एक आ रखी है, घटनासार परचेज़ कर लीजिए। और बहुत मतलब सेलेक्टिवली आपको पढ़ना है, बहुत सारा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिवली आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर जो मैंने शुरू में बात किया कि ये सेक्शन पहले आप टारगेट कर लीजिए, ये सब सेक्शंस पहले टारगेट कर लीजिए, ठीक है। तो 1 घंटे आपको देना चाहिए घटनासार, ये आपका रहेगा जो नॉर्मली जीएस के लिए रहेगा। फिर उसके बाद से ज्योग्राफी में आप डिवाइड करिए 2 पार्ट में। एक पार्ट आप डिवाइड करिए जिसमें आप अपना फिजिकल पोर्शन करिए, फिजिकल पोर्शन, और दूसरा पार्ट डिवाइड करिए जिसमें आप ह्यूमन पोर्शन करिए। दोनों का टाइम मिनिमम 2.5 घंटे का आप समय रखिए, मिनिमम टू मिनिमम 2.5 घंटे की एक सीटिंग लीजिए। और अभी आप देखिए आपका सिलेबस जो है फटाफट कवर भी हो जाएगा। और लास्ट में जब आप, मतलब वही है कि नाइट टाइम पर आप इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहिए, मतलब सारे ही सब्जेक्ट की फिर रिवीजन, सारा मतलब कि जो भी आपने दिन भर में किया है उसके आप रिवीजन कर लीजिए। एक एक घंटे का इंटरवल यहाँ पर लेकर के यू कैन रिवाइज द थिंग। 1 घंटे आप जीएस के लिए रिवीजन कर लीजिए, 1 घंटे आप फिजिकल के लिए कर लीजिए, 1 घंटे आप ह्यूमन के लिए कर लीजिए। यह आपका टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो 5, ठीक है, 2 7 1 8, मेरे ख्याल से 10 से 12 घंटे यहाँ पर आप अगर आप कर रहे हैं, मतलब ये लास्ट के अभी बात कर रहा हूँ मैं, जो अगला 25 दिन यहाँ पर बचा हुआ है, 25 क्या 22 दिन बचा हुआ है, तो ये जो बचे हुए हैं इसमें आप ये तरीका अपनाइए, इस तरीके से करिए। दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये काम करिएगा। चलिए खैर, अब हम लोग जरा आ जाते हैं अपने मुद्दे के बाद, आज के डेट, आज जो हम लोगों को अभी जो डिस्कस करना है उसकी तरफ में जरा चलते हैं। देखिए आपका फोकस हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन के तरफ में। मोर फोकस शुड बी ऑन रिवीजन। टेस्ट सीरीज वगैरह ये लास्ट के लिए भी आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट अभी फोकस करिएगा ज़्यादा ऑन रिवीजन पर्सपेक्टिव, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए अब जरा शुरू करते हैं, जरा जीआईएस और जो हमारा रिमोट सेंसिंग का जो हमारा कंसेप्ट था, जो आइडिया था, उसके बारे में जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये जो पीडीएफ दी गई है, ये पीडीएफ में बहुत कुछ दिखा गया है, सब कुछ यहाँ पर नहीं करना है। जो जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, जो जो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, केवल और केवल वही करिएगा। और इनफैक्ट यहाँ पर जो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, मतलब आपको कल वाला जो सेशन हुआ था वो काफ़ी हेल्प करेगा। ये पता लग जाएगा कि अच्छा ये वाली चीज़ ऐसे हो रही थी, तो काफ़ी कुछ यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा, काफ़ी कुछ यहाँ से आपको रिलेट भी हो जाएगा। जैसे जब हम रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के बारे में बात करते हैं, तो आखिर में क्यों हम लोग रिमोट सेंसिंग को जीआईएस के साथ में हम लोग बात करते हैं, तो देखिए रिमोट सेंसिंग हो गई, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ये दोनों हम लोग इसलिए बात करते हैं क्योंकि कल ही हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया था कि हमारे पास में कोई एक प्रॉब्लम आएगी, कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मान करके चलिए कि मुझे फॉरेस्ट फायर को ही स्टडी करना है, मान लेते हैं फॉरेस्ट फायर को मुझे स्टडी करनी है, या फिर मान लेते हैं मुझे अर्बन स्प्रॉल को मुझे स्टडी करनी है कि मेरा अर्बन स्प्रॉल किस तरीके से चल रहा है, या फिर मान लेते हैं कि मुझे हॉटस्पॉट एरिया निकालना है कि मेरा हॉटस्पॉट एरिया क्या है। हेल्थ डिसीज़ को लेकर के मैं बात कर सकता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल करके आ सकती है, या फिर मुझे क्लाइमेट चेंज अगर स्टडी करना है, तो क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ भी अगर हो गया, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा सबसे पहले डेटा। और वो डेटा चाहिए होगा किस चीज़ का, मुझे डेटा चाहिए होगा सैटेलाइट का। तो चूंकि मेरे पास में सैटेलाइट का डेटा मुझे चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पर रिमोट सेंसिंग की स्टडी करनी पड़ती है। सो रिमोट सेंसिंग, ये जो रिमोट सेंसिंग होती है, दिस इज प्राइमरली, ये प्राइमरली इसलिए होता है ताकि आप जो सैटेलाइट का डेटा आप लेकर के आ रहे हैं, तो आपको सैटेलाइट के बारे में पता होना चाहिए कि सैटेलाइट होती क्या चीज़ है और किस तरीके से डेटा कलेक्ट करती है। जब आप सैटेलाइट के मैकेनिज्म के बारे में जानते रहेंगे, तब आप इसका एप्लीकेशन भी कर पाएंगे। और जो जीआईएस होती है, ये क्या होती है, ये सैटेलाइट का डेटा जो भी आपने यहाँ पर डाउनलोड किया है, इसकी यहाँ पर एप्लीकेशन होती है। जैसा कि हम लोगों ने करके भी देखा था कि एप्लीकेशन यहाँ पर होती है कि कैसे हम इसको स्टडी कर रहे हैं, प्लॉटिंग करते हैं और तरह तरह के ऑपरेशंस यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर दोनों टॉपिक को एक साथ इंटीग्रेट करके रखा गया है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिमोट सेंसिंग के ही बारे में जरा बात कर लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग होती क्या चीज़ है। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है, बस यही एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। इसी को हम लोग बोल देते हैं रिमोट सेंसिंग। अलग अलग लेवल पे हो सकती है, जैसे छोटे लेवल पर बलून के फॉर्मेट में होती है, ऊपर में जाएंगे तो बादल के लेवल पर, एयरक्राफ्ट के लेवल पर, और उसके ऊपर में चले जाएंगे तो हमारे पास में सैटेलाइट के लेवल पे हो जाता है। सैटेलाइट के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो तरीके के सैटेलाइट होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सन सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस होती है, और दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। दिस इज जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस। जो सन सिंक्रोनस होती है, ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट प्राइमरली हमारी जो होती है, इसी को हम लोग पोलर सैटेलाइट भी बोल देते हैं। ये हमारी पोलर सैटेलाइट भी हो जाती है। ये जो पोलर सैटेलाइट होती है प्राइमरली ये सर्वे करने का काम करती है, सर्वे करने का काम करेगी। जैसे कहीं का मुझे मान लेते हैं लैंडस्केप चेक करना है, ठीक है, लैंडस्केप सैटेलाइट होती हैं जो लैंडस्केप को चेक करती हैं। या फिर मान लो कि मुझे मान लो कहीं पर वेजिटेशन को मुझे देखना है तो वेजिटेशन को चेक करने के लिए होती है। मुझे एलिवेशन निकालना है तो एलिवेशन निकालने के लिए होती है। कहीं की मुझे मीटियोरोलॉजी चेक करनी है तो मीटियोरोलॉजी को चेक करने के लिए यहाँ पर हो जाती है। तो ये प्राइमरली हमारे पास में सर्वे करने के लिए होती हैं। जियो सिंक्रोनस जो होती है ये प्राइमरली नेविगेशन करने के लिए होती है। इसको हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट ही बोलते भी हैं। जैसे IRNSS ये हमारा नेविगेशन सैटेलाइट है, इंडियन रिमोट सेंसिंग नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हो गया ये। नेविगेशन का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं किसी को मुझे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये जो कम्युनिकेशन वगैरह होती है, जैसे जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, वो एक तरीके के नेविगेशन सिस्टम पर बेस्ड होता है। इसी तरीके से शिप्स वगैरह को जो सिग्नल दिए जाते हैं, कोई भी अगर सिग्नलिंग अगर की जा रही है तो सिग्नल वगैरह ये सब हमारा जियो सिंक्रोनस हो जाती हैं। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बेसिक डिटेल अगर जानकारी अगर करें तो यहाँ पर ज़रा से देखें हैं, जो हमारा सन सिंक्रोनस होती है दिस इज़ एक्चुअली एक जगह पर मतलब फिट होती है, एक जगह पर फिक्स रहेगी। फिक्स होने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि पृथ्वी हमारी जो होती है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपने एक्सिस पर यहाँ पर चारों ओर में घूम रही है, लेकिन यहाँ पर साइड में यहाँ पर जो है हमारा सैटेलाइट यहाँ पर मौजूद है, ये हमारा सैटेलाइट यहाँ पर मौजूद है। और सैटेलाइट यहाँ पर क्या कर रहा है कि इतने एरिया को ही यहाँ पर ये स्कैन करते रह रहा है। ये जो स्कैनिंग होती है, इस एरिया जितना एरिया को स्कैन कर रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्वाथ। क्या बोलते हैं हम लोग? स्वाथ, SWATH, इसको स्वाथ बोला जाता है। अब मान लेते हैं ये कांटेक्ट में आया, तो इसी तरीके से पूरी पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक में पूरी कांटेक्ट में घूमते 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 आएगी ही आएगी। और यही कारण है कि याद करिए जब हम लोगों ने लैंडसेट का डेटा हम लोगों ने डाउनलोड किया था, कोई भी लैंडसेट चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे फिर 8 हो, चाहे 9 हो, कोई भी लैंडसेट का डेटा हम लोगों ने जब डाउनलोड किया था, उसमें हम लोगों को याद करिए टाइल के फॉर्मेट में आ रहा था। तो टाइल के फॉर्मेट में इसीलिए आ रहा था क्योंकि ये क्या करता है कि टाइल के फॉर्मेट, जैसे पूरी पृथ्वी हमारी है उसको ये टाइल के फॉर्मेट में डिवाइड करके रखा हुआ है। दिस इज़ नॉट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है, सबको यहाँ पर ये टाइल के फॉर्मेट में यहाँ पर डिवाइड करके रखा हुआ है। और हर एक टाइल की अपनी एक जो है अपनी एक नंबरिंग होती है। जैसे कि याद करिए हम लोगों ने बात किया हुआ था LS5, ठीक है, 144 039 ऐसे लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था। तो ये प्राइमरली उसका पाथ था और ये उसका रो था, पाथ और रो रहती है। तो प्राइमरली हर एक सैटेलाइट का जो भी यहाँ पर जो सैटेलाइट है वो पाथ जो होता है वो डिसाइड पहले ही कर दिया जाता है कि हाँ कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पाथ आने वाला है। कभी कभी क्या होता है जब हम लोग सैटेलाइट के डेटा को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोडिंग करते समय कभी कभी जैसे हम लोगों ने जब क्लाउड कवर वगैरह लगा करके निकाला था तो कभी कभी वैल्यू आती नहीं है, तो हम लोगों को पूरे अर्थ का निकालना पड़ता है और फिर वही पाथ से जा करके हमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी टाइल मेरे काम की है और कौन सी मेरे काम की नहीं है, तो उसको स्किप कर देना होता है। इस तरीके से हम लोग फिर करते हैं। ये जो यहाँ पर वैल्यू देता है ऑब्वियसली ये मेरा रजिस्टर डेटा होता है, ये हमारा रजिस्टर फाइल होती है। और ये रजिस्टर फाइल में यहाँ पर जो ये पिक्सल्स का फॉर्मेट है जिसमें हम लोगों ने 30 मीटर का रिजोल्यूशन हम लोगों ने देखा था कि ये 30 मीटर का रिजोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। ये प्राइमरली क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं DN, यानी इसी को बोला जाता है डिजिटल नंबर। क्या होती है? डिजिटल नंबर। और इस डिजिटल नंबर में क्या रहेगा? फोटो रहेगी, सीधी सी बात है, फोटोज़ रहती हैं सब में। यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ की फ़ोटोज़ होती हैं और ये जो अलग अलग वेवलेंथ की जो फ़ोटोज़ हैं इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? डिफरेंट बैंड बोल रहे थे। तो बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, बैंड 5, बैंड 6, बैंड 7, अलग अलग बैंड यहाँ पर यूज़ की जा रही थी। ये जो बैंड थी अलग अलग, ये जो हमारे पास में डिफरेंट बैंड हम लोगों को देखने को मिल रही थी। याद करिए हम लोगों ने बात किया हुआ था कि हमारे पास में क्या आ जाती थी? RBG, ये हमारे पास में रेड ब्लू ग्रीन हो गया। फिर उसके बाद से हमारे पास में NIR होती थी, ये बैंड 8, मतलब कि जो हमारा लैंडसेट 8 है उसमें बैंड 8 तक है। ये रट्टा नहीं मारना है कि कौन कौन सी बैंड है, कहाँ कहाँ पर बैंड है, ये हमें याद नहीं करना है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि हाँ दे आर डिफरेंट बैंड।
फिर 6 में आ गए थे तो हम लोग SWIR बैंड यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है। SWIR1 हो गया था, फिर SWIR2 हो गया था। तो इस तरीके से फिर उसके बाद से सीरस हो गया था, पैन क्रोमेटिक हो गया था, ठीक है, एक पैन क्रोमेटिक हो गया था। अच्छा, पैन क्रोमेटिक के लिए ध्यान रखिएगा, व्हाट इज़ पैन क्रोमेटिक। जब हम लोग कोई भी, जैसे हम लोगों ने जब कल डिस्कशन किया था उसमें हम लोगों ने मान लो NDVI निकाला या फिर मान लो कि LULC हम लोगों ने निकाला था, तो हम लोगों ने क्या किया था, सारे बैंड को हम लोगों ने कंपोजिट कर दिया था, याद है कि नहीं। सारे बैंड को हम लोगों ने कंपोजिट कर दिया था। कंपोजिट करने के बाद में जब हमारे पास में फ़ोटो आ रही थी, जैसे हम नेचुरल कलर के लिए जब फ़ोटो निकाले थे तो नेचुरल कलर के लिए मैंने कॉम्बिनेशन क्या यूज़ किया था, 4-3-2 किया था। ये मैंने R दिया था, ये मैंने B दिया था, ये मैंने G दिया था, RBG मैंने दिया था। तो मैंने यहाँ पर नेचुरल कलर के लिए 4-3-2 ये कॉम्बिनेशन मैंने दिया हुआ था, याद है कुछ। इस चीज़ को और ज़्यादा, क्योंकि ये सब 30 मीटर के रिजोल्यूशन पे है, 30 मीटर पे जो फोटो आ रही थी मतलब क्लियर तो आ रही थी, लेकिन इसको और ज़्यादा हम बेहतर कर सकते हैं। कैसे? इसकी रिजोल्यूशन को हम और ज़्यादा रिफाइन करके, इसके रिजोल्यूशन को और ज़्यादा रिफाइन करके हम इसकी फ़ोटो को और ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैन क्रोमेटिक। पैन क्रोमेटिक की जो रिजोल्यूशन होती है वो 15 मीटर की होती है। तो ये जो पैन क्रोमेटिक होती है ये जस्ट केवल और केवल ऑप्शनल होती है, ये कोई कंपलसरी नहीं होती है। अगर मैं पैन 9 मतलब ये जो पैन क्रोमेटिक 9 है, अगर मैं इसको इस कंपोजिट के साथ में अगर मैं इस बैंड 9 को भी यहाँ पर अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरी जो फोटो है वो और ज़्यादा सुंदर आएगी। बस यही है कि और ज़्यादा सुंदर आएगी, और ज़्यादा ब्राइट आएगी, और ज़्यादा कलरफुल आएगी। बस यही चीज़ है। जो डेटा मेरे पास में बैंड 1 to 8 दे रहा है, डेटा वही रहेगा। बैंड नंबर 9 कोई डेटा यहाँ पर नहीं देता है, बस ये रिजोल्यूशन को और ज़्यादा क्लियर कर देता है। तो यहाँ पर ये क्लियर रिजोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये 15 मीटर की यहाँ पर इसकी रिजोल्यूशन आ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर पैन क्रोमेटिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पैन क्रोमेटिक ध्यान रखिएगा, दिस इज जस्ट टू यू कैन से, हम लोग इसको और मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं, या फिर इसको और ज़्यादा हम क्लियर फोटो ले करके आ सकते हैं। ये मेन चीज़ हमारे पास में होती है। चलिए, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा सन सिंक्रोनस है। जितनी भी सैटेलाइट हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, जैसे हम लोगों ने एस्टर डैम के बारे में डिस्कशन किया था कि एस्टर के थ्रू अल्टीमेटली डिजिटल एलिवेशन मॉडल हम लोग निकालते हैं। SRTM के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने लैंडसेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। तो लैंडसेट की जो हमारे पास में जो फोटोग्राफ या फोटोज़ वगैरह आ जाती हैं, ये सारी की सारी हमें क्या दे रही हैं, ये सब सर्वे बेस्ड चीज़ें हैं। कि यहाँ पर हमारे पास में वेजिटेशन हो गया, एलिवेशन हो गया, मीटियोरोलॉजी हो गई, सर्वे हो गया, या फिर जो हमारी जियोलॉजी वगैरह भी होती है, जियोलॉजी हो गई, ये सब मुझे क्या दे रहा है, ये सब सर्वे बेस्ड है। और ये सब क्या होते हैं, सन सिंक्रोनस होते हैं। चूंकि ये सन सिंक्रोनस होते हैं तो मुझे बहुत पास में रखना पड़ता है, इन सैटेलाइट को मुझे काफ़ी करीब रखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर फोटोज़ चाहिए। और इसी वजह से इन लोगों को मैं LEO में रखता हूँ, लो अर्थ ऑर्बिट इसको बोलते हैं। ये मैं इनको लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर रखूँगा। और लो अर्थ ऑर्बिट जो होगा कितनी दूरी पे होता है, 200 से 800 किलोमीटर की दूरी पे होता है। कहाँ से? एटमॉस्फियर से 200 से 800 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं LEO। लेकिन जो जियो सिंक्रोनस है, ये तो मेरा नेविगेशन सैटेलाइट है। जो नेविगेशन सैटेलाइट होती है उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। वी आर नॉट यूजिंग दिस। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि GIS में इसका कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं है। ये नेविगेशन सैटेलाइट प्राइमरली जितने भी मतलब जो टेलीकॉम वाले होते हैं, या फिर मान के चलिए जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले जो लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो लोग रहते हैं, वो लोग प्राइमरली इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे काम का चीज़ नहीं होता है, कम्युनिकेशन के लिए होती है मेन। जैसे मान लेते हैं स्टारलिंक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है, तो इन्होंने क्या किया है, सैटेलाइट से इंटरनेट ये देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनका इंटरनेट बहुत वाहियात इंटरनेट है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे जितने भी ये शिप्स वगैरह जाते हैं जो इंटरनेशनल वाटर में जाते हैं क्रूज़ के थ्रू, अगर मान लीजिए कभी आपको घूमने का मौका मिलेगा या घूमने जाना चाहेंगे, तो वहाँ पर स्टारलिंक का ही, सैटेलाइट के ही इंटरनेट लगा होता है। बहुत महंगा होता है, लेकिन स्टारलिंक का ही लगा होता है। सिमिलरली इसी तरीके से तिकोना नाम आप लोगों ने सुना होगा। तिकोना जो है पहले बहुत चलता था, ये भी सैटेलाइट बेस्ड ही होता था। या टाटा स्काई वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, छतरी लगाते थे सब। जो टाटा स्काई वगैरह, ये सब मेरा क्या है, नेविगेशन बेस्ड सैटेलाइट है। इस नेविगेशन बेस्ड सैटेलाइट में यहाँ पर जो फोकस करना होता है वो होता है लाइन ऑफ साइट का।
लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का मतलब ये होता है कि सैटेलाइट और ये जो मैंने यहाँ पर छतरी मान लो लगाई है, ऐसे यहाँ पर एंटीना होता था, ठीक है, ये मान लो ऐसे होता है, तो सैटेलाइट का जो मुंह है और ये जो है ये दोनों हमेशा साथ में रहे, ये हमेशा ध्यान रखना होता था। इस बीच में अगर थोड़ा मोड़ा कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और यही चीज़ होती थी कि मान लो लाइन ऑफ साइट या मौसम खराब हो गया, क्लाउड आ गया, मान लो यहाँ पर क्लाउड आ गया, तो मेरा नेविगेशन यहाँ पर प्रॉपर होगा नहीं, तो लिख के क्या आ जाता था टीवी पे कि सिग्नल जो होती है प्रॉपर तरीके से अभी रिसीव नहीं हो रहा है मौसम खराब होने की वजह से। तो यही केस है, यहाँ पर क्लाउड आ गया चाहे कुछ भी आ गया, तो ये प्राइमरली यहाँ पर नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं। ये नेविगेशन सैटेलाइट जो होती हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होती हैं, 36,000 किलोमीटर पे होती हैं। तो इसको बोलते हैं जीटीओ, जियो सिंक्रोनस हमारा ये ऑर्बिट होता है। तो ये प्राइमरली 36,000 किलोमीटर पे होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत दूर होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पास रहेगा तो लाइन ऑफ साइट मेरी बहुत कम रहेगी। लेकिन वही चीज़ अगर मान लो सेटेलाइट मैं यहाँ रखूँगा तो इतनी दूरी केवल आ रही है, अगर मैं यहाँ कहीं रखूँगा तो मेरी दूरी ज़्यादा आ जाएगी, इतनी दूरी आ जाएगी, तो मुझे मल्टीपल सेटेलाइट यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। देयर वुड बी मल्टीपल सेटेलाइट। जैसे हम लोगों ने जो अपना नाविक लगा करके रखा हुआ है, नाविक क्या है, नाविक हमारा जो है, जो नाविक हम लोगों ने अपना लगा करके रखा है, क्या चीज़ है, ये प्राइमरली हमारा नेविगेशन सेटेलाइट है, ये हमारा नेविगेशन है। नेविगेशन का मतलब जैसे हम लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं या ग्लोनास का इस्तेमाल करते हैं या फिर चाइना वाले बाइदू का इस्तेमाल करते हैं, वैसे हमारे यहाँ पर नाविक है। हालांकि ये ख़राब हो गया है लेकिन ये नाविक है। अब ये जो नाविक है प्राइमरली नेविगेशन सैटेलाइट है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी जीटीओ का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट यहाँ पर है और 3 जो है वो सन सिंक्रोनस यहाँ पर लगाए गए थे। 4 इसलिए कि हम यहाँ पर 4 डायमेंशन लेते हैं, 3 डायमेंशन होती है और चौथा जो होता है वो टाइम डायमेंशन होती है। ये 4 डायमेंशन के थ्रू अल्टीमेटली वी कैन कैलकुलेट, मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन को प्रिसाइजली हम यहाँ पर बता सकते हैं। और यही कारण है कि अभी जो इसकी एटॉमिक क्लॉक ख़राब हुई है, इस एटॉमिक क्लॉक के कारण से अब 3 ही केवल और केवल फंक्शनल बचे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे लिए डेड हो गया है, क्योंकि 3 से तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, 3 से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर मिनिमम 4 चाहिए होती है, तो ये प्राइमरली यहाँ पर केस आ जाएगा। तो हम अपना नाविक अभी फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोगों ने 2017 के आसपास में लॉन्च किया था, लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई काम नहीं रह गया है। ये पूरी कहानी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या है, किस तरीके से करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, और मेरे ख्याल से कल के सेशन के बाद में अब ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी कि आखिर में ये होता क्या है। अब जरा इधर देखिएगा, ये हमारे पास में वेवलेंथ होती है, दिस इज़ माई वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी रेडिएशंस होती हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्मेट में अलग अलग यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पर एक रेंज होती है जो हमारी विजिबल रेंज होती है, दिस इज़ माई विजिबल रेंज, विजिबल रेंज। ये जो विजिबल होती है प्राइमरली ये 300 से लेकर के 300 या 400 भी बोल सकते हैं, 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक ये होती है। 700 नैनोमीटर मतलब 0.4 से लेकर के 0.7 तक ये रहती है प्राइमरली। ये इसके बाद से फिर हमारी इंफ्रारेड होती है, माइक्रो होती है और फिर रेडियो होती है। तो ये हमारी दिस इज माई इंफ्रा फिर माइक्रो फिर उसके बाद से रेडियो। इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको इंफ्रा हो गया, माइक्रो हो गया, रेडियो हो गया। इधर में जो है ये तो हाई एनर्जी वाली वेव्स होती हैं, तो ये मेरी क्या हो गई, UV XYZ जैसे होता है वैसे यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट हो गया, फिर यहाँ पर एक्सरे हो गया, और फिर उसके बाद से ये गामा रे हो जाती है, दिस इज़ गामा रे। ठीक है, तो यहाँ पर UV XYZ ऐसे करके ये Y समझिएगा, दिस इज़ Y लिखा गया है, तो ये हमारा गामा रे हो गया। ये सब हमारी जो होती है हाई एनर्जी होती हैं, ये हमारी हाई एनर्जी होती हैं। मेडिकल पर्सपेक्टिव में नॉर्मली इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, और इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये सब शॉर्ट वेवलेंथ है, ये हमारी शॉर्ट वेवलेंथ है। यही हमारी SWIR होती है, SWIR यही चीज़ होती है। खैर इधर आते हैं जब इंफ्रारेड, क्योंकि यही मेन हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो इन्हीं में काम करती है। ये मेन हमारी इसी में, रेडियो में नहीं काम करती है, प्राइमरली हमारी इंफ्रा और माइक्रो में ही काम करती है। इंफ्रा में भी हमें 2 तरीके की यहाँ पर सैटेलाइट देखने को मिलती है। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं NIR, नियर इंफ्रारेड होती है, और फिर होती है हमारी इंफ्रारेड, और फिर उसके बाद से माइक्रो होती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 1 से लेकर के 10 मीटर तक प्राइमरली यहाँ पर आ जाती है। ये हमारी 0.7 से लेकर के 0.1 मीटर तक आती है, और 0.1 से लेकर के ये मतलब 0.1 क्या 1 to 3 मीटर तक हम लोग इसको बोल सकते हैं। प्राइमरली ये इसकी रिजोल्यूशन है, अलग अलग रिजोल्यूशन है, सबकी अलग अलग रिजोल्यूशन हमें देखने को मिल जाती है। इसमें ध्यान रखिएगा NIR इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों NIR? क्योंकि ये प्राइमरली वेजिटेशन के लिए, वेजिटेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग जो है NIR का ही इस्तेमाल करते हैं, नियर इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी रेड कलर की हमें देखने को मिलती है, रेड कलर की होती है वेजिटेशन। अभी हम लोग फॉल्स कलर के बारे में भी बात करेंगे, तो फॉल्स कलर क्या होती है, ये सैटेलाइट में कैसे आती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक में सभी लोगों को क्लैरिटी है ना? यस, ठीक है। अब जरा यही सब चीज़ें यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर रिमोट सेंसिंग क्या है ये आपको पता चल गया है। ये रिमोट सेंसिंग में हमारे 7 स्टेप्स होते हैं, ये तो खैर
पता होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास में एनर्जी सोर्स हो गया, जैसे सन हो गया, सन एनर्जी सोर्स है, ये अल्टीमेटली यहाँ पर अपनी एनर्जी को देगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारा है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद में सैटेलाइट में यहाँ पर सेंसर लगा होता है, नो इशूज़। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर लगा होता है सेंसर, और ये जो सेंसर होती है यही सेंसर प्राइमरली जो है यहाँ पर इसको स्टडी करता है और फिर अल्टीमेटली ये भेज देता है। इसीलिए कल हम लोगों ने जब डाउनलोड किया था डेटा, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि सैटेलाइट का हमारे पास में रिसीवर के समय पे 29 मई, याद करिए 29 मई का डेटा था, 29 मई का डेटा यहाँ पर ये रिसीव किया है, लेकिन ये 6 जून को दे रहा था। ये डेटा रिसीव किया गया है, मतलब रिसीवर के द्वारा 6 जून को यहाँ पर डेटा दिया गया था। ये प्राइमरली यही केस है। तो यहाँ पर एनर्जी सोर्स होती है, फिर एटमॉस्फेयर के साथ में यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, इसीलिए हम लोग क्लाउड यहाँ पर जो सरफेस रिफ्लेक्टेंस वगैरह होता है वो निकालते थे, है ना, रेडियोमेट्रिक करेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, रेडियोमेट्रिक करेक्शन हम लोग कर रहे थे। फिर टारगेट इंटरैक्शन, ये टारगेट हमारा है जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में इंटरैक्शन होगा, फिर यहाँ पर ये वैल्यू जाएगी वापस। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट में सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा, फिर डेटा का ट्रांसमिशन किया जाएगा, जो यहाँ पर रिसीवर लगा हुआ है डेटा का ट्रांसमिशन करेगा, और फिर अल्टीमेटली हम लोग वही इंटरप्रेट करेंगे और एप्लीकेशन में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर 7 एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। 7 एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या क्या होती हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो होती है दिस इज द स्पीड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है प्राइमरली वो स्पीड बोल सकते हैं, वेव स्पीड को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेक्ट्रम की क्लासिफिकेशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, गामा से लेकर के गामा हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी हो गया, रेडियो वेव्स तक यहाँ पर चीज़ें होती हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अभी हम लोगों ने इसकी वेवलेंथ वगैरह भी डिस्कस कर ली। अब जैसे यहाँ पर ये 0.4 से लेकर के 0.7 के बीच में हमारी विजिबल रेंज होती है, जिसको हम लोग ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है, यही हमारी आरबीजी होती है। ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो आरबीजी ही होती है, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं आरबीजी। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन होती है, इंफ्रारेड में ही हम यहाँ पर थर्मल इंफ्रारेड और रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड निकालते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वेजिटेशन, ये प्राइमरली वेजिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, ये हमारा 0.7 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक लिखा गया, बट एक्चुअल में दिस इज इंपॉर्टेंट 0.7 से लेकर के 1 तक ही हम वेजिटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 to 3 जो होती है ये नॉर्मली हम लोग इंफ्रारेड में चले जाती हैं, इंफ्रारेड में, थर्मल इंफ्रारेड में चली जाती है। तो 3 से लेकर के 1 मीटर तक ये प्राइमरली हमें देखने को मिल जाती है। फिर हमारे पास माइक्रो वेव रेडिएशंस होती हैं, माइक्रोवेव जो होती है वो 1 मिलीमीटर से लेकर के ये हमारी 1 मीटर तक आ जाती है। यही सेम चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक, 1 मीटर है सॉरी, ये 1 mm से लेकर के 1 मीटर तक है। तो ये केस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, ये याद कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मली इससे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरैक्शन विद द एटमॉस्फेयर होती है। अब एटमॉस्फेयर के साथ में जो इंटरैक्शन होती है वो प्राइमरली हमारे पास में 3 तरीके की होती है। एक होती है रेले स्कैटरिंग, दूसरी माई होती है, और तीसरी होती है नॉन सेलेक्टिव होती है। सिंपल सा आइडिया है, यहाँ पर हम लोग तीनों के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में ये जो हमारे पास में रेडिएशंस आ रही हैं, रेडिएशन क्या एक तरीके से वैल्यू कह लो कि जो है हीट सोर्स या फिर एनर्जी जो आ रही है, ये जो एनर्जी आती है दिस इज इन अ फॉर्मेट ऑफ फोटोन। ये फोटोन के फॉर्मेट में, फोटोन का मतलब होता है एनर्जी के पार्टिकल्स। जब भी ये टकराते हैं तो प्राइमरली अब यहाँ पर 2 तरीके की चीज़ें हुई, एक हुआ एनर्जी के पार्टिकल और दूसरा हो गया जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हो गया। अब यहाँ पर दोनों के साइज के आधार पर चीज़ें होती हैं। इफ़ एनर्जी पार्टिकल इज़ लेस देन बड़ा वाला पार्टिकल, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल, तो यहाँ पर हो जाती है रेले स्कैटरिंग। तो दिस इज़ रेले स्कैटरिंग हो जाती है। ये जो रेले स्कैटरिंग होती है इसी की वजह से हमें आसमान जो है वो हमारा ब्लू कलर का देखने को मिल जाता है, या फिर अगर शाम के बारे में अगर बात करें तो रेड कलर का देखने को मिल जाता है। स्कैटरिंग हो जाती है प्राइमरली, ये स्कैटरिंग होती है, इसको स्कैटरिंग को ही हम लोग बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। अगर मान लो दोनों की साइज़ बराबर हो गई है, ठीक है, पार्टिकल की साइज और एनर्जी की साइज़ बराबर हो गई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मी स्कैटरिंग। ये होती है, इसको हम लोग मी स्कैटरिंग बोलते हैं। इसके कारण से आसमान हमारा वाइट कलर का देखने को मिलता है। जब नीचे के लेवल पे आते हैं तो हमें वाइट कलर का आसमान देखने को मिल जाता है। और अगर मान लेते हैं इफ़ दिस इज़ वैल्यू इज़ हायर देन, मान लेते हैं पार्टिकल की साइज़, तो यहाँ पर हमें नॉन सेलेक्टिव देखने को मिलती है, दिस इज नॉन सेलेक्टिव। अब ये नॉन सेलेक्टिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यह नॉर्मली यहाँ पर जो एनर्जी वगैरह होती है वो ज़्यादा हैवी एनर्जी होती है, उसमें कुछ खास हमें कलर वगैरह देखने को नहीं मिलता है, मिक्स्ड कलर टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। यही कहा जा रहा है रेले स्कैटरिंग। स्मॉल पार्टिकल्स हैं जहाँ पर हमारे पास में शॉर्ट वेवलेंथ को अफेक्ट करती है, इसकी वजह से ब्लू स्काई या रेड स्काई देखने को मिल जाती है। मीडियम पार्टिकल में आ जाएंगे तो डस्ट, स्मोक और ये सब चीज़ें होती हैं, और ये नॉर्मली लोअर एटमॉस्फेयर में होती है, वाइट कलर की देखने को मिल जाती हैं। जो नॉन सेलेक्टिव होती है यहाँ पर पार्टिकल लार्ज हो जाते हैं, यहाँ पर फॉग हो गया, ये मतलब हर एक तरीके के यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी वही सेम फेदरी अपीयरेंस होती है, वाइट कलर की अपीयरेंस देखने को मिल जाती है।
बाकी एब्जॉर्प्शन और एटमॉस्फेरिक विंडो ये हमारे लिए कुछ खास नहीं है, आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब यही है कि कौन सी चीज़ें किसको एब्जॉर्ब करी है, तो ओजोन जो होती है अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो थर्मल इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि इससे होता क्या है कि प्राइमरली यहाँ पर हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली जाती है। वाटर यहाँ पर वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। वाटर वेपर जो है प्राइमरली वो इंफ्रारेड और जो माइक्रो इस मतलब यहाँ पर एक तरीके से समझिए ये हो गया कि ये प्राइमरली हमारा जो यूवी है ये हमारा ओजोन के द्वारा यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये तो विजिबल है। इंफ्रारेड में अगर बात करेंगे तो नियर इंफ्रारेड प्राइमरली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये नियर इंफ्रारेड और ये जो होती है CO2 के द्वारा यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती है, और इन दोनों को एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर वेपर के द्वारा। दिस इज वाटर वेपर के द्वारा, और यही कारण है कि ये दोनों के दोनों क्या है, ग्लोबल वार्मिंग गैसेज है। दीज आर ग्लोबल वार्मिंग गैसेज। ग्लोबल वार्मिंग के दो बड़े सोर्सेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गई, मीथेन हो गया, SF6 हो गया, ये सब जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं रेडिएशन के साथ में क्या रेडिएशन देखने को मिल रही है। ये रेडिएशन वही है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर मतलब रेडियोमेट्रिक करेक्शन हम लोग ये करते हैं। दिस इज़ रेडियोमेट्रिक करेक्शन यहाँ पर हमें करना पड़ता है, क्योंकि यही हमारा सरफेस रिफ्लेक्टेंस, ये हमारा सरफेस रिफ्लेक्टेंस होती है। कल हम लोगों ने जो बात किया था, जैसे पाइथन वगैरह के थ्रू अल्टीमेटली पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास पांडा होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है पांडा, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर करते हैं, बट हमारे लिए ज़रूरत नहीं है ये सब। मतलब क्लाइमेटोलॉजी वगैरह वाली जो एक एटमॉस्फेरिक साइंस होती है, एटमॉस्फेरिक इंजीनियरिंग में कहूँगा, उसमें नॉर्मली यूज़ किया जाता है। मैटलैब वगैरह का इस्तेमाल हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। बस इसका आप बेसिक जानते रहिएगा कि इसका एनर्जी बिहेवियर क्या है। हम लोग यहाँ पर मतलब एब्जॉर्प्शन होती है, ट्रांसमिशन होती है और रिफ्लेक्शन होती है। यानी कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी आई, कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, फिर उसके बाद से कुछ होगी जो ट्रांसमिट की जाएगी, और जो ट्रांसमिट की जाएगी वही रेडिएशन के फॉर्मेट में निकल जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन सरफेस रिस्पॉन्स होती है। अगर मान लो स्मूथ सरफेस है तो हमें स्पेक्टेकुलर देखने को मिलेगा, मतलब मुझे यहाँ पर स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। जैसे इंद्रधनुष जो बन जाता है 7 कलर में, यहाँ पर विबग्योर में यहाँ पर बढ़ जाती है, ये प्राइमरली हमें स्मूथ सरफेस पर देखने को मिलता है, स्पेकुलर होती है। लेकिन वही चीज़ अगर रफ है तो हमें डिफ्यूज़न देखने को मिलेगा, यहाँ पर डिफ्यूज़ होती हैं चीज़ें, ठीक है, डिफ्यूज़न हो जाती है, प्राइमरली कोगुलेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। वेजिटेशन का जो रिस्पांस, अगेन ये भी स्पेक्ट्रल रिस्पांस होती है। क्लोरोफिल जो होती है वो रेड कलर और ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, रेड और ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हरा हरा दिखता है। सिमिलरली इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग अगर NIR रिफ्लेक्शन है तो इसको मतलब जो वेजिटेशन उसकी हेल्थ को दिखा रहा है। जैसे हम लोगों ने कल बात किया था कि जब हम लोगों ने यहाँ पर जब हम लोगों ने क्या बोलते हैं NDVI जब हम लोगों ने निकाला था, तो NDVI में अलग अलग कलर था, है ना। उसमें हम लोगों ने ब्लू कलर लिया था, ब्लू कलर जिसमें वैल्यू निगेटिव थी, याद है। तो जो ब्लू कलर निगेटिव थी, इसमें हम लोगों ने बोला कि दिस इज़ एक्चुअली ए वाटर बॉडी, या तो ये वाटर बॉडी होगी, या फिर ये कोई ग्लेशियर वगैरह होगा, या फिर कहीं ये स्नो वगैरह होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, निगेटिव है, देयर इज़ नो वेजिटेशन, तो देयर इज़ नो वेजिटेशन। तो चूँकि यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है इसलिए वैल्यू निगेटिव में है। अब इसकी वैल्यू जब यहाँ पर बहुत स्लाइट वैल्यू होती है, कम वैल्यू होती है, तो जो स्लाइट वैल्यू जैसे 0.1 से लेकर के हम लोगों ने 0.24 तक लिया था, ये वैल्यू हम लोग बोल रहे थे कि देखो ये स्क्रबलैंड एक तरीके का है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्क्रबलैंड, या फिर हम लोग इसको ग्रासलैंड भी बोल दे रहे थे। 0.24 से लेकर के 0.5 तक हम लोगों ने बात किया था कि ये देखो एक तरीके का मतलब ओपन फॉरेस्ट है, दिस इज़ ओपन फॉरेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। और 0.5 से लेकर के जो 0.7 की वैल्यू थी उसको हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर देखो ये डेंस फॉरेस्ट है, ये जो है डेंस फॉरेस्ट। ये रट्टा नहीं मारना है, ये तो जस्ट मैंने चूंकि कल डेटा लिया था, थोड़ा थोड़ा डेटा चूंकि याद है, इस वजह से मैंने यहाँ पर बोला कि ये इस तरीके का केस है। एंड विद द हेल्प ऑफ द कैटेगरी ऑफ दिस कलर हम लोग यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। और इसी वजह से चूंकि मैंने कल उसका यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर चीज़ें हैं, इस वजह से इसी को मैं दिखा दे रहा हूँ कि देखो वेजिटेशन रिस्पॉन्स अगेन स्पेक्ट्रल, वाटर रिस्पॉन्स भी स्पेक्ट्रल है। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ये तो ऑब्वियसली एक टूल होता है जिसके ज़रिए हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। हम लोगों ने कल NDVI निकाला था, जैसे ही वैसे ही NWR भी निकाला जाता है, वाटर को यहाँ पर वाटर रेशियो निकाली जाती है कि वाटर कितनी है। तो क्लोरोफिल जैसे रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ग्रीन यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे हरा हरा देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग NIR रिफ्लेक्शन, अगर NIR नियर इंफ्रारेड बढ़िया निकल रहा है, इसका मतलब अच्छी वेजिटेशन यहाँ पर है, दिस इज गुड वेजिटेशन, और इसीलिए वैल्यू मेरी 0.7 या 0.8 इस तरीके से निकल करके आएगी। वाटर में भी सेम इसी तरीके से होता है। अगर यहाँ पर मान लो, यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लेते हैं वाटर मेरा क्लियर वाटर है, अगर मान लो मेरा क्लियर वाटर है, तो क्लियर वाटर यहाँ पर मेरे को डार्क कलर देखने को मिलेगा। और वही अगर मान लो टर्बिड वाटर है, टर्बिड मतलब कि इसमें अंदर बहुत गंदगी है, ठीक है, तो टर्बिड वाटर है तो मेरे को यहाँ पर मतलब
लाइट कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब्जॉर्ब कर लिया है, कलर को इसने अब्जॉर्ब कर लिया तो लाइट दिखेगा। और यहाँ पर क्लियर वाटर है, सारे कलर को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए मेरे को डार्क देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली फॉल्स कलर भी है। फॉल्स कलर को भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा गंदा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होगी तो बॉडी वुड रिफ्लेक्ट लाइट कलर, ठीक है, वाइट हो जाएगा या लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन। और वही अगर क्लियर वाटर है या साफ़ सुथरा है तो सारे वाटर को यहाँ मतलब सारी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो मेरे को डार्क कलर देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये प्राइमरली यहाँ पर केसेस हो जाते हैं। अब हमारे पास सेंसिंग को लेकर के है। देखो ये जो हमारे पास में सेंसिंग को लेकर के सेंसर्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो सेंसर्स होते हैं ये प्राइमरली दो तरीके के सेंसर होते हैं। एक सेंसर होता है जिसके पास उसका खुद का एनर्जी सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। एनर्जी सोर्स इसलिए क्योंकि रात हो जाएगी तो वहाँ पर लाइट की ज़रूरत होगी, तो लाइट मारेगा, मतलब इसके पास में अपना खुद का जो टॉर्च होगा, जिसके पास में अपना खुद का टॉर्च होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक्टिव सेंसर है, कि वो एक्टिव है, उसके पास में अपना खुद का है, दिन और रात दोनों में काम कर सकता है, डे में भी काम कर सकता है और नाइट में भी काम कर सकता है। लेकिन अगर मान लो किसी के पास अपना खुद का टॉर्च नहीं है, यानी एनर्जी सोर्स इसके पास खुद का अपना नहीं है, एब्सेंट है, तो मैं बोलूँगा इसके पास में ये हमेशा केवल और केवल डे में ही काम करेगा, सनलाइट में ही केवल और केवल काम करेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव सेंसर। दैट्स इट, कि पैसिव यहाँ पर है, दूसरे पे आधारित है। यही चीज़ यहाँ पर है। एक्टिव जो होती है वो प्राइमरली अपनी खुद की, यहाँ पर ये जो है जो पैसिव होती है ये डे लाइट में होती है, क्योंकि इसके पास में अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती है। एक्टिव में ये एनी टाइम यहाँ पर काम करते हैं। रडार हो गया, लीडार हो गया, एसएआर हो गया, ये ज़रा ध्यान रखिएगा। रडार हो गया, लीडार हो गया, और इसके अलावा जो हमारा स्पेशल मतलब सरफेस एपर्चर रडार इसको बोलते हैं, ये एसएआर हो गया। ये जितनी भी आज की डेट में हम लोग जो चीज़ें लगाते हैं ये सब हमारा एक्टिव सेंसर होता है। पैसिव चूँकि हमारे पास पहले उतने सोर्सेज नहीं थे, इसलिए पहले 1972 1980s के दौरान में हम लोग पैसिव लगाते थे। ध्यान रखिएगा 1972 से लेकर के 80s वगैरह के दौरान में, ये याद नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि हाँ पुराने ज़माने में हमारे पास में उतने सोर्सेज चूँकि नहीं होते थे, इस वजह से हम लोग इसको पहले इस तरीके से लगा देते थे। क्लियर हो गया है? चलो अब इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के अगर बात किया जाए तो देखिए हम लोगों ने कल जैसे कि इमेज निकाला था, इमेज जैसे कि तमाम हम लोगों ने इमेज निकाली। ध्यान करिए, हम लोगों ने NDVI निकाला था, हम लोगों ने LULC निकाला था। तो हमारे पास में जब पहले डेटा निकल करके आया तो ब्लैक एंड वाइट था, ब्लैक एंड वाइट था, स्ट्रेच्ड था। फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने उसके सिम्बोलॉजी में जा करके, सिम्बोलॉजी में मैं गया था और सिम्बोलॉजी में जा करके वहाँ पर मैंने क्लासीफाइड किया था। और मैंने क्लासीफाइड में मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से मैं उसको 5 से 9 जितना भी करना चाहें वैसे कर सकते हो, तो मैंने नॉर्मली 5 में डिवाइड किया था, याद है? तो 5 में मैंने डिवाइड किया था। जैसे एक मैंने बात किया था LULC में, मैंने बोला देखो एग्रीकल्चर हो गया, बिल्टअप एरिया हो गया, ठीक है, बिल्टअप एरिया हो गया, या फिर हमारे पास में जो है वाटर बॉडी हो गई थी, तो वाटर बॉडी मैंने लिख दिया था। फिर मैंने माउंटेन लिख दिया था, ठीक है, फिर मैंने ग्रासलैंड यहाँ पर लिख दिया था, ऐसा कुछ कुछ लिखा था मैंने। ये चीज़ हमारी क्लासीफाइड हो जाती है। तो क्लासीफाइड एक्चुअली हम लोग जो भी इमेज मेरे पास में आती है या जो भी मैप आता है उसको मैं यहाँ पर क्लासीफाई कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पर अलग अलग क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। ये मैंने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर किया? वेवलेंथ के बेसिस पर मैंने किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, दिस इज बेस्ड ऑन द वेवलेंथ। यही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि जो इमेज, हाँ जी सर, जो आप पिछले अभी स्लाइड पे बताए कि स्ट्रेच्ड करते हैं, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रेच्ड डेटा होता है, इसका मीनिंग नहीं क्लियर है। देखिए हमारे पास में जैसे अभी नॉर्मली क्या होती है, कल वाली क्लास याद है कि जब हम लोग फ़ोटो इम्पोज कर रहे थे, है ना, जब हम सैटेलाइट का डेटा जब भी हम लोग इम्पोज कर रहे थे, तुरंत मेरे पास में एक ऐसे पैरामीटर बना हुआ था जिसमें मेरे पास 39 हो गया, 4733 हो गया, और फिर उसके बाद से जो मेरा फ़ोटो आया हुआ था उसमें मेरे पास में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनी हुई थी। ये याद है? जी सर। अब देखिए ये प्राइमरली सैटेलाइट जो है वो स्टडी कर क्या रहा है, या कोई ना कोई बैंड होगी यहाँ पर, है ना, मैंने बैंड लगाया था 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग बैंड मैंने यूज़ किया था। यस, जी सर। बैंड क्या करती है? कोई ना कोई वेवलेंथ की होती है। तो ये जो वैल्यू शो कर रही है ये क्या है? वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। अब ये वेवलेंथ चूंकि यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमें यहाँ पर ये वाइट कलर दिखा रहा है और ये ब्लैक कलर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये प्राइमरली यहाँ पर वेवलेंथ के बढ़ते घटते क्रम में दिखा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी वेवलेंथ को क्लासीफाई कर रहा हूँ कि मेरे को एक काम करो 39 से लेकर के जो है 100 के बीच में एक दे दो, 100 से लेकर के 1000 के बीच में दे दो, 1000 से लेकर के 3000 के बीच में दे दो, और 3000 से लेकर के मेरे को 47 33 जितना भी है उतना दे दो। मैंने कहा एक काम करो, तुम ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे करके रखे हो, एक काम करो इसको तुम ब्लू कलर में कर देना, इसको तुम जो है रेड कलर में कर देना, और इसको जो होता है
ऑरेंज में और इसको ऐसे ही, ठीक है। जी। तो ये मैंने यहाँ पर इसको बोलते हैं क्लासीफाइड, यही मैंने यहाँ पर क्लासीफाइड, ये जो क्लासीफाइड मैंने किया 5 कैटेगरी, ये एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस वेवलेंथ ही है। और इस वेवलेंथ को मैंने कल याद करिए कि मैंने जब यहाँ पर 5 पार्ट में तोड़ा था तो मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़, लीजेंड में याद करिए, लीजेंड में मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दी थी, है ना। और उस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ में ही जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में एक आया था -1 से लेकर के 0.1 इस तरीके से आ रहा था, मैंने कहा था इसको 0 कर देते हैं क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, मैं कहूँगा ये वाटर हो गया, है ना। तो ये मैंने एक्चुअली जो डिवीज़न किया है इट इज़ एक्चुअली वेवलेंथ, ये मैंने वेवलेंथ को यहाँ पर डिवीज़न किया हुआ है, जो इसकी अलग अलग यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं उन अलग अलग वैल्यू के हिसाब से मैंने इसकी क्लासिफिकेशन की है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये जीआईएस मुझे नेचुरल बैरियर पे या नेचुरल इंटरवल पर दे रहा था, और मैंने यहाँ पर अपनी खुद की, चूँकि जीआईएस एक सॉफ्टवेयर है, वो जोग्राफर नहीं है, हम लोग जोग्राफर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पर वैल्यू जो होती है एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करके फिर यहाँ पर निकाल देते हैं। क्लियर। जी सर। अब यही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए इमेज की फंडामेंटल हो गई, इमेज जो होती है फोटोग्राफ एक से मतलब एक ही चीज़ नहीं होती है, जो फोटो होती है वो सारी इमेज रहेगी, ठीक है। जितनी भी फोटोज़ हैं दे ऑल आर इमेज, लेकिन सारी इमेज फोटो नहीं हो सकती है, इसलिए क्योंकि कोई बताएगा क्यों, क्यों ये केस ऐसा है। सर एनालॉग और डिजिटल का कुछ कॉन्सेप्ट होता है? सिंपल सी बात है, सारा वेवलेंथ है, सारी वेवलेंथ को तो मैं देख नहीं सकता हूँ, जो हमारी विजिबल में आएगी केवल और केवल उसी को मैं देख सकता हूँ। जो 0.4 से लेकर के 0.7 के बीच में आरबीजी होगी मैं इसी को देख सकता हूँ, लेकिन इसमें तो और भी है ना, इसमें तो आपकी SWIR भी थी, याद करिए, थी कि नहीं। तो हमारे पास में देर आर मल्टीपल यू कैन से वेवलेंथ, कुछ एक वेवलेंथ को मैं देख सकता हूँ, कुछ एक वेवलेंथ को मैं नहीं देख सकता हूँ, थर्मल इंफ्रारेड वगैरह होती है इसको मैं नहीं देख सकता हूँ। जैसे TIR1 TIR2 आती है, SWIR1 SWIR2 आती है, ये इंफ्रारेड है, दिस इज इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ये सब हमारा इंफ्रारेड है, ये हमारी इंफ्रारेड की 2 कैटेगरी है। जैसे यहाँ पर मैंने बात किया ये इंफ्रारेड हो गया, ये NIR हो गया जो हमारा नियर इंफ्रारेड है, और ये हो गया IR, या IR 2 पार्ट में, कभी कभी SWIR के फॉर्मेट में होती है, कभी कभी TIR के फॉर्मेट में होती है, थर्मल इंफ्रारेड इसको बोलते हैं। ये शॉर्ट वेवलेंथ की लेकर के इंफ्रारेड होती है। तो मेरे पास में 2 अलग अलग वेवलेंथ यहाँ पर आ रही हैं और वो डिपेंड कर जाती हैं यहाँ पर कि मतलब वैल्यूज़ क्या क्या है। तो यहाँ पर सारी जो वैल्यूज़ हैं, फोटोज़ आर दोज थिंग्स जिसको मैं देख सकता हूँ, जो मेरी आरबीजी में आ रही होगी उसको फोटो बोलेंगे। और जो फोटो मतलब जो इमेज होगी, इमेज तो सीधी सी बात है कि ये इमेज जो होता है कोई ना कोई वेवलेंथ को लेकर के होगा। अगर ये वेवलेंथ मेरे विजिबल रेंज में आ जाएगा तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है ये फोटो है, इसीलिए सारी फोटो इमेज होती है, लेकिन सारी इमेज फोटो नहीं हो सकती हैं। क्लियर, ये लाइन सबको समझ में आ गया कि ऑल फोटोज आर इमेज बट नॉट ऑल इमेजेस आर फोटोज। क्लियर, द रीजन इज वेवलेंथ, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी है पिक्सल और डिजिटल इमेज को लेकर के है कि हमारे पास में जो भी यहाँ पर रजिस्टर फाइल होती है सबकी अपनी एक डिजिटल नंबर होती है जिसको DN बोला जाता है। इमेज स्ट्रक्चर यही है कि इमेजेस जो होती है वो पिक्सल्स में डिवाइड होती है और सभी पिक्सल की अपना एक डिजिटल नंबर होता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर बोला कि ये मेरा एक डिजिटल नंबर है। 30 मीटर की रिजोल्यूशन नॉर्मली 30 मीटर की रिजोल्यूशन हमें देखने को मिल जाती है। जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, जितनी भी आज तक सैटेलाइट छोड़ी गई हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम का रिजोल्यूशन जो होता है 30 मीटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबका है, क्योंकि हम लोगों ने जो अपना इंडिया का है लिस्ट, जो हम लोगों ने लिस्ट छोड़ा हुआ है 1 2 3 4 सबकी अलग अलग है, ठीक है, सबकी अलग अलग है। जैसे 4 वाले की 23.5 है, इसकी जो होती है इसकी 5.6 है, लिस्ट 4 की 5.6 है या 23.5 है। इसी तरीके से आई थिंक ये शायद 80 है क्या, मतलब ऐसे ही कुछ है, 23 19 46, हाँ ये 72 है, ये 72 है और ये 150 शायद है, हाँ शायद 150 ही है। ये एक बार देख लीजिएगा जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये अलग अलग, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया 72, ये 36 है और फिर मतलब जस्ट इसका हाफ हाफ होते जाता है, ये 23.5 है एंड 5.6 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास, हाँ जी, सैटेलाइट से रिलेटेड जैसे ये जो लेस वाली सीरीज है, लैंडसेट की सीरीज है, हाँ TROS कुछ अमेरिका की हाँ हाँ है, पर ये सब बहुत मतलब खिचड़ी जैसा दिमाग में है, बहुत क्लियर नहीं है कि कहाँ कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े गए हैं, ये है। कौन से ये पूछा जाता है सीरीज से। तो ये रट्टा भी मारना है, अभी मैं आ रहा हूँ इस पर, ठीक है। ये इंडिया की सैटेलाइट और वर्ल्ड की जो सैटेलाइट है उसका यहाँ पर पूरा हिस्ट्री लिखा गया है कि कब कब क्या क्या हुआ है। अभी आ रहा हूँ मैं इस पर, ठीक है। थोड़ा पहले बेसिक कर लेते हैं देन फिर उसके बाद से इसके तरफ में आते हैं।
ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोगों को नॉर्मली 30 मीटर की रिजोल्यूशन देखने को मिलती है, बट 30 मीटर की रिजोल्यूशन ऐसा नहीं है कि सारी सैटेलाइट का 30 मीटर ही होता है। डिपेंड कर जाता है कि हमारा पर्पस क्या है, और उस पर्पस के आधार पर फिर हम लोग अलग अलग यहाँ पर निकाल देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद से डिफरेंट बैंड होते हैं, 1 2 3 4, 1 से लेकर के 7 हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। समटाइम्स इट इज़ 8 ऑल्सो। ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कितने बैंड होते हैं, लेकिन एक जनरल सेंस में ध्यान रखिएगा कि लैंडसेट जो हमारा 5 है इसके बैंड 1 to 7 होते हैं, और लैंडसेट जो 8 या 9 है इसके हमारे पास में 8 बैंड यहाँ पर आ जाते हैं। एक एक्स्ट्रा बैंड है, दैट इज पैनक्रोमैटिक। सर नेट में एक आध बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा बैंड यूज किया जाता है। किस चीज़ में? क्वेश्चन सर याद नहीं आ रहा है। हम लोग रेडिएशन के लिए इंफ्रारेड यूज करेंगे ऐसे करके क्वेश्चन रहता है। बैंड को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। नहीं, तो जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे कल NDVI के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो उसमें बैंड 5 माइनस बैंड 4 डिवाइडेड बाई बैंड 5 प्लस बैंड 4 होती है। हाँ याद आ गया। यही मुझे लग रहा है कि एक पूछा गया था, किसी कॉर्नर था कि कौन सा बैंड है, किसी में बैंड 5 और 4 आंसर हो जाएगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे। देखिए, इसमें सिंपल आइडिया यही होता है कि नॉर्मली हमारे पास में बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, ये तो शुरू में क्या होती है, बैंड 1 तो सिंपल ये नॉर्मली क्लाउड वगैरह को लेकर के होती है। ये 4 3 2 ये होती है नॉर्मली RBG, दिस इज RBG, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया विजिबल, इसको हटा दो। ठीक है, बैंड 5 जो होती है ये मेरी होती है वेजिटेशन को लेकर के, मतलब ये NIR होती है, नियर इंफ्रारेड, ये होती है वेजिटेशन के लिए, नॉर्मली ये वेजिटेशन के लिए होती है। ऊपर में जो यूज़ किया जाता है ये सब, चूंकि वाटर है तो वाटर हमारा शॉर्ट वेवलेंथ होती है, तो वाटर के लिए स्टडी किया जाता है ऊपर वाला। ठीक है, नॉर्मली वाटर और वेजिटेशन को लेकर के ही शायद क्वेश्चन पूछा गया होगा, अगर होगा तो, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, मतलब ये नॉर्मली पूछा तो नहीं जाना चाहिए। अगर आया होगा तो हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, या क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो होगा फिर बताइएगा। अदरवाइज ये नॉर्मली यही होता है, ये फार्मूला बेस्ड होती है, B5 माइनस B4 डिवाइडेड बाई B5 प्लस B4 ये होती है। ठीक है, देख लेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग देख लेंगे, या क्वेश्चन जो भी होगा फोटो भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा क्या है, या फिर कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एनीवे ये हमारे पास में डिफरेंट, एटलीस्ट इतना तो कंफर्टेबल है ना कि देयर आर डिफरेंट बैंड, और वो बैंड क्या क्या है ये तो हमें पता है। ठीक है, हाँ, एक्चुअली इसीलिए करवाया ही गया था, जिससे कि क्लैरिटी मिल जाए, और एटलीस्ट अब फील आने लग जाएगी कि अच्छा अच्छा होता क्या है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यह वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि देखो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट बैंड है, बैंड 1 से लेकर के बैंड 8, ये हमारा नैरो वेवलेंथ रेंज, अलग अलग वेवलेंथ की यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। सिंगल बैंड जो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होती है। कल हम लोगों ने देखा भी था कि जो सिंगल बैंड होती है, जैसे मान लो बैंड 1 हम लोगों ने जब पिक्चर को इम्पोज किया था तो ब्लैक एंड व्हाइट में आ रही थी। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में आ रही थी। तो जो सिंगल बैंड होती है, कोई भी बैंड होगी, B1 हो गया, B2 हो गया, B5 हो गया, कोई भी बैंड होगी, वो हमेशा क्या होगी, सिंगल बैंड हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में ही देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कलर कंपोजिट इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम RBG के आधार पर कल हम लोगों ने किया था कि हम लोगों ने कंपोजिट किया था, याद करिए, LULC निकालने के लिए हम लोगों ने कंपोजिट किया था, ये वही कंपोजिट है। यहाँ पर इमेज को डिस्प्ले किया जाता है, LULC निकाला गया इसमें, ये LULC मैंने निकाला, और इसमें RBG की कॉम्बिनेशन की गई, मल्टीपल बैंड्स यहाँ पर रहेंगे, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकालते हैं। जैसे कल हम लोगों ने कलर कॉम्बिनेशन निकाला था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि 4 3 2 ये मेरा नेचुरल कलर है, ये मेरा नेचुरल कलर दिया था। सिमिलरली इसी तरीके से 7 3 2 मैंने किया था, जो मेरी वाटर बॉडी को दिखा रहा था, याद है। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने किया था 6 3 2 शायद किया था, वो हमारी जियोलॉजी को दिखाया था। ये शायद हम लोगों ने कल देखा भी था, और ये मैं यहाँ पर अभी वापस से दिखा भी दे रहा हूँ, लैंडसेट, ठीक है, बैंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये इनफैक्ट यहाँ पर भी दिया हुआ है। एनीवे ये देखिए, ये हमारे पास में अलग अलग आ गई थी, डिफरेंट बैंड्स है जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को दिखा रही है। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ और ये सारी चीज़ें आ गई। हाँ, यही चीज़ है, देखिए यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग, खैर ये तो नेचुरल कलर है 4 3 2, ठीक है, ये RBG हो गया। फिर कलर इंफ्रारेड 5 4 3 हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करके हम लोग कॉम्बिनेशन लगा करके अलग, एग्रीकल्चर हो गया 6 5 2, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। जियोलॉजी हो गया 7 6 2 लगा करके हम जियोलॉजी को देख सकते थे। बैथीमेट्री के लिए 4 3 1 लगा सकते हैं। तो ये हम लोग अलग अलग, यही है कंपोजिट, हम लोग यहाँ पर अलग अलग बैंड इमेज को लगा करके हम अलग अलग कलर की इमेजेस को यहाँ पर निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से अब ये बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा है क्या चीज़।
ये जो हमारे पास में डिफरेंट जो 7 स्टेजेस ऑफ सैटेलाइट के होते हैं वो हम लोगों ने देख लिए। इमेज हो गया, रेडिएशन हो गई, इंटरेक्शन विद द टारगेट, रिकॉर्डिंग एनर्जी, ठीक है, ये सब तो खैर वही सेम है, रिपीट हो रहा है। इसको एक बार मतलब गो थ्रू कर लेना है कि क्या चीज़ होती है। देयर आर डिफरेंट स्कैटरिंग्स, ये सब हम लोग ने बात कर लिया है। ये हमारे पास में पैसिव रिमोट सेंसिंग होती है, मतलब पैसिव जो सेंसर होते हैं और एक्टिव सेंसर होते हैं, लडार, रिडार, एसएआर, ये हमारे पास में होती है। सरफेस अपर्चर रडार इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कई बार फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लिया जाता है। सरफेस अपर्चर रडार, अपर्चर रडार, ठीक है। दिस इज रेडियो इमेजिंग, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ से तो सब हो गया। ये देखिए यही सब है, एनडीवीआई हो गया, फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, ये सब हमारे पास में अलग अलग आ जाती है। नाउ दिस इज़ द हिस्ट्री। जो आप लोग परेशान हैं वो हिस्ट्री को लेकर के यही है। अब ये याद करने वाला केस है, ठीक है, इसमें समझने का केस नहीं है, क्योंकि कब कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है ये थोड़ा पता रहेगा तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से जीडीसी में आपसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन एटलीस्ट नहीं पूछा जाएगा। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे कहे पर आप चले यहाँ पढ़ के ना जाए, आ गया फिर वहाँ पर। हाँ सर ये समझ नहीं आता ना कि ये जैसे जो सीरीज है सैटेलाइट्स की हम्म। कि ये जैसे लिस्ट क्या है, उसकी इतनी सारी सीरीज क्यों है, या लैंडसेट क्या है, ये सारी चीजों को लेकर के दिक्कत है सर। इसमें तो अच्छा बहुत अच्छा, सारी चीजें किए ही हैं, समझ गया मैं। जैसे ओपनसाइट क्यों यूज होता है, ये टाइरोस क्यों, मतलब पर दिमाग में क्लियर नहीं है सर। जैसे कॉन्सेप्ट चलिए कि पता चल जाए, जैसे लैंडसेट तो कल जब आपने बताया तब समझ में आया कि लैंडसेट का यूज जीआईएस में कैसे करना है, तो उसकी चीज तो समझ में आ गई सर। और सारी चीजों को लेकर के नहीं क्लियर है कि क्यों होता है वो सब। ठीक है, मैं समझ गया। सुनिए, पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सब के सब ट्राई करते हैं कि हम लोग भी अपना अपना सैटेलाइट यहाँ पर भेज दें, ठीक है। तो इसी वजह से हमें इंडिया का भी सैटेलाइट देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया का सैटेलाइट, जैसे हम लोग ने कल जो लैंडसेट का इस्तेमाल किया था वो यूएस की सैटेलाइट है, ये हम लोग लैंडसेट का इस्तेमाल किए हैं। कल हम लोगों ने देखिए जो डेटा भी इस्तेमाल किया था यूएसजीएस पोर्टल से किया था, है ना, यूएसजीएस पोर्टल से, यूएस की पोर्टल है एक्चुअली। इंडिया की जो पोर्टल है वो है भुवन, मैं दिखाता हूँ, देखिए ये सब जो होता है वो हर एक कंट्री यहाँ पर अलग अलग करती है। जैसे यहाँ पर भुवन हो गया, ठीक है, भुवन पोर्टल, ये हमारे पास में भुवन है, ये हमारी इसरो की है। और ये जो यहाँ पर डेटा निकाल करके देगा, निकालो, हाँ जी, ये जैसे मेरे पास में यहाँ पर डेटा है, ठीक है, ये मेरे पास में अलग अलग यहाँ पर देखो, नेविगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए हो गया। फिर इसके अलावा थीमेटिक, थीमेटिक जो होती है वो प्राइमरली हमारे पास में जो सन सिंक्रोनस होती है वो होती है। अब जैसे यहाँ पर है, हमें एलयूएलसी निकाल करके ये दे रहा है, निकाल करके पहले से ही दे रहा है, ज्योमेट्री के लिए दे रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए दे रहा है, लैंड डिग्रेडेशन के लिए दे रहा है, अर्बन लैंड यूज़ दे रहा है, वेस्ट लैंड यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये एलयूएलसी आपको कैसा कैसा चाहिए, खरीफ के लिए, राबी के लिए, तो ये इंडियन पर्सपेक्टिव यहाँ पर दे रहा है, किस ईयर के लिए चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि यू कैन ओनली ऑब्जर्व दिस, डाउनलोड नहीं कर सकते हम डेटा, ठीक है। तो ये प्राइमरली जैसे अगर मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर करके दिखाया, जैसे मान लेते हैं लैंड यूज़, लैंड कवरी मैंने निकाला है, ठीक है, मैंने यहाँ पर खरीफ के लिए निकाला और मैंने मान लेते हैं कि 2023-24 के लिए निकाला। अब ये देखिए मेरे पास में वैल्यू आ तो गई है, लेकिन मैं इसको डाउनलोड नहीं कर सकता, देयर इज नो वे यू कैन डाउनलोड दिस थिंग, कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट कुछ एक पोर्टल वगैरह हैं वो पेड वर्जन में यहाँ पर देते हैं, बट हमारे लिए पेड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास में भूकोश पोर्टल होती है, भूकोश। अब भूकोश पे बहुत कुछ है, भूकोश पे मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं जो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोडेबल भी होती है। समटाइम्स जो यहाँ पर मतलब डेटा होता है, कभी कभी ये पोर्टल जो होती है वो नहीं चलती है, जैसे देखिए अभी आई थिंक चल नहीं रही है, मतलब फिर भी यहाँ पर जो होता है स्टिल यहाँ पर हम लोग डाउनलोडेबल डेटा मेरे पास में मिल जाता है। यहाँ पर डाउनलोडेबल डेटा, फाइल फॉर्मेट कैसी है, तो फाइल फॉर्मेट मेरे पास दो होगी, या तो ये शेप फाइल होगी या फिर ये रेस्टर फाइल होगी, सिंपल सा आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देखिए ये इंडिया की वेबसाइट एक्चुअली बहुत स्लो वेबसाइट्स हैं, इसीलिए नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये हटाओ, अब ये देखिए खुल ही नहीं रहा है। तो भूकोश पे भी जैसे अभी यहाँ पर खुल नहीं रहा है, एनीवे अभी खुलेगा तो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग बात किए लैंडसेट होती है, वैसे ही इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है रिसोर्स सेट, यहाँ पर होती है रिसोर्स सेट, आप लोगों ने सुना होगा नाम इसका, रिसोर्स सैटेलाइट इसको बोलते हैं, और ये लैंडसेट सैटेलाइट है यहाँ पर। ऐसे ही सब कंट्री यहाँ पर खोल खोल करके, जैसे एस्टर डैम जो होती है वो जापान की है, जापान की जो होती है वो एस्टर डैम है, एस्टर ने यहाँ पर मतलब एस्टर सैटेलाइट का नाम है और डिजिटल एलिवेशन मॉडल यहाँ पर निकाला जाता है। तो एक तो पहली बात क्या है कि ये अलग अलग कंट्रीज अपना अपना सैटेलाइट छोड़ करके रखी हुई हैं, और इसी वजह से वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू डाउनलोड द डेटा। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, दे आर मल्टीपल वेज थ्रू विच वी कैन डाउनलोड। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, दे आर मल्टीपल वेज, GIS एंड दिस इज
सैटेलाइट डेटा, ठीक है, ये ग्लोविस हो गया, ये सब अलग अलग पोर्टल है, अर्थ डेटा पोर्टल से मैं यहाँ पर निकालता हूँ। एक डाउट पूछे? हाँ जी बताइए। सो जैसे अभी इंडिया में ही रिमोट सेंसिंग के लिए जैसे एक आईआरएस है, हम्म, एक ओपन सेट है, दूसरा हाँ। रिसोर्स सेट है, एक हम्म। कार्टो सेट है, हम्म। किसी ने आगे आईआरएस पीएस लगा बिल्कुल दिया है। बिल्कुल। सब अपने इंडिया के ही अलग अलग हाइट पे हैं, अलग अलग ईयर में। तो सर ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। रिसोर्स सेट हो गया, आईएमएस हो गया, स्कैट सेट हो गया, ओशन सेट हो गया, कार्टो सेट हो गया, रिसोर्स सेट हो गया, हाँ यही ना कहना है। सबका अलग अलग काम है। ओशन सेट प्राइमरली यहाँ पर ओशन डेटा देती है, देखिए यहाँ पर मिलेगा ओशन सेट पोर्टल अपग्रेडेड, अरे ये सब ऐसे ही बोल रहा है। तो ये प्राइमरली हमारे पास में कार्टो सेट कार्टोग्राफी के लिए होती है, ठीक है। भूनिधि पोर्टल से जा करके मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, ये बता रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास में जो स्कैट सेट होती है प्राइमरली स्कैटरिंग को लेकर के है, रेडिएशन को लेकर के बताएगा। सिमिलरली इसी तरीके से रिसोर्स सेट, ये हमारे पास में रिसोर्स है, जैसे हम लोग लैंड सेट को यूज़ करते हैं वैसे ही रिसोर्स सेट है। चलिए ये तो हो गया जो यहाँ पर हमारा सैटेलाइट को लेकर के है। मान लेते हैं मुझे नहीं पता है कि कौन सी सैटेलाइट यहाँ पर है, मैं सीधे थीम पे आऊँगा और मैं यहाँ पर मेरे को जो भी थीम चाहिए, ओशियन की चाहिए, लैंड वेजिटेशन चाहिए, लैंड एंड टेरेन चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे ओशियन चाहिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओशियन सेट आ जाएगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे डेली टेम्परेचर चाहिए, साइक्लोन वगैरह चाहिए, ठीक है। अगर मुझे ये चाहिए, अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे पास में डेटा आ गया है। मुझे क्या इंडिविजुअल प्रोडक्ट चाहिए, डेट रेंज चाहिए, मैं यहाँ पर रेंज चाहूँगा, ठीक है। मुझे डेट यहाँ पर देनी है कि डेट यहाँ पर बताइए, ठीक है। जो भी डेट आपको बतानी है यहाँ पर डेट बताइए, बस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर चलो ठीक है, चलिए इंडिविजुअल ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर चलो यही ले लो यार, ठीक है। जब मान लेते हैं मैंने यहाँ पर ये 5 मई 2025 से ले करके मान लेते हैं कि मतलब यहाँ कटकुट अब ये कर लिस्ट हो गया। अच्छा 90 डेज़ का ही रेंज ले सकते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि मैंने 31 तक का लिस्ट ले लिया, लिस्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए मेरे पास डेटा आ गया पूरा, ठीक है। अब ये मेटा डेटा व्यू प्रोडक्ट व्यू कर लेता हूँ मैं, ये देखिए मेरे पास फ़ोटोज़ आ गई और ये मेरे पास में जो फ़ोटोज़ दे रही है प्राइमरली ओशियन सेट है, ये हमारा ओशियन सेट है, कहीं लिखा नहीं है शायद, मेरे ख्याल से मेटा डेटा में लिखा होगा। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये सब चीज़ें यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सैटेलाइट का डेटा नहीं दे रहा है क्या, सैटेलाइट का नाम नहीं बताया है। शायद सैटेलाइट का डेटा यहाँ पर नहीं लिख रहा है। चले खैर कोई नहीं, ये हमारा प्राइमरली जो होता है ओशन सेट का डेटा है। तो हम लोग चाहे तो अपने हिसाब से, हम चाहे तो यहाँ पर ओशन के हिसाब से निकाल सकते हैं। सिमिलरली लैंड वेजिटेशन है, मेरे पास में रिसोर्स सेट आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए, एनडीवीआई चाहिए या फिर क्या चाहिए, ठीक है। एनडीवीआई को लेकर के, वेजिटेशन फ्रैक्शन को लेकर के। चलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे को प्रोग्राम से समझना है। नेशनल जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, ये सब चीज़ हो गया, तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम क्लिक किया और मुझे यहाँ पर नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, या कार्टो डेम हो गया, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। इसके अलावा मान लेते हैं इसरो की जियो स्पेशियल हो गया। तो ये सब जो होती हैं वो आपको डिपेंड कर जाता है कि आप मतलब कि प्रोग्राम के आधार पर यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं अलग अलग। जैसे कार्टो डैम के लिए देखिए डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, केवल इंडिया का ये बताएगा, और इंडिया का चूंकि बताएगा तो ये हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा स्पेसिफिक है। अब जैसे यही है, यहाँ पर ये अर्थ डेटा जो होती है यूएस की, चूंकि ये नासा का पोर्टल है, तो यहाँ पर यूएस के द्वारा जितनी भी यहाँ पर छोड़ी गई होंगी सब बताएगा। जैसे एस्टरडैम हो गया, देखिए एस्टरडैम मैं यहाँ पर निकालता हूँ, देखिए एस्टर सीरीज़ हो गई। अब ये एस्टरडैम का पूरा डेटा यहाँ पर दे देगा, जितने भी यहाँ पर डेटा है ये सब डेटा यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से मान लेते हैं एसआरटीएम का डेटा चाहिए, तो एसआरटीएम का डेटा यहाँ पर बताएगा, ये एसआरटीएम का डेटा बताएगा। वाली साइट से दूसरी साइट पे आप गए हैं? हाँ हाँ मैंने दूसरे, ये देखिए मैं एनुअल, ये जो है ये मेरा नासा का है, ये मेरा नासा का है, ठीक है, नासा का हो गया। और ये जो होती है भुवन है, ये हमारा भुवन का है, इंडिया का पोर्टल है ये भुवन, ठीक है। देयर आर मल्टीपल, अभी देखिए और मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक नहीं 75 वेबसाइट्स हैं। कॉपरनिकस हो गया, यहाँ से भी हम लोग निकालते हैं डेटा, डिपेंड कर जाता है। नॉर्मली इन जनरल केसेस यूएसजीएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल टाइम आपने देखा होगा, मैंने भी यूएसजीएस का ही इस्तेमाल किया है। ग्लोविस पोर्टल इसी तरीके से होता है, ग्लोविस से भी निकाला जाता है डेटा। सिमिलरली इसी तरीके से यूएसजीएस से भी निकाला जाता है, ठीक है। ये हमारा अर्थ एक्सप्लोरर हो गया, यूएसजीएस हो गया। आओ हाँ, नॉर्मली देखा होगा मैंने, ये मैं एक्चुअली ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि मेरे एरिया में नॉर्मली यही आ जाता है, तो ये हो गया। लेकिन डिपेंड कर जाता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम यूएसजीएस पोर्टल या तो इस्तेमाल करते हैं, ये भी नासा का है, ठीक है, या फिर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमारे पास में क्या बोलते हैं अर्थ एक्सप्लोरर, ये हमारा अर्थ डेटा हो गया, तो अर्थ डेटा हो गया। तो नॉर्मली जैसे यूएस ने क्या कर रखा है, दुनिया भर में सैटेलाइट भेज रखे हैं, तो इसलिए नॉर्मली हमें डेटा मिल जाता है यूएस वाले पोर्टल से। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर अलग अलग भुवन ट्राई करना पड़ता है, कॉपरनिकस समटाइम्स हमें जो है इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो कॉपरनिकस में भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पर लेकिन ये वेबसाइट कभी कभी स्लो ज़्यादा रहती है तो इस वजह से उतना यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, कॉन्फ़िगरेशन है कि आपको क्या चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, फ्लड चाहिए, जियोलॉजी चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग काम है, सबका अलग अलग पोर्टल है, सबका अलग अलग काम यहाँ पर है। जैसे मेरे को जो होता है फ्लड वगैरह को लेकर के चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पर फोटोज़ मिल गई हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेंटिनल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सेंटिनल का डेटा यहाँ पर मिल जाता है। सेंटिनल से मैं यहाँ पर जितने भी क्लाइमेट ओरिएंटेड है वो निकल जाती हैं। अब मेरे पास सेंटिनल के अलग अलग है, सेंटिनल 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि मेरे को जियोलॉजी निकालनी है, तो जियोलॉजी के लिए मेरे पास में यहाँ पर सेंटिनल अगेन यहाँ पर आ गया। फिर इसी तरीके से मान लेते हैं मेरे को वोल्केनो निकालना है, तो अगेन यहाँ पर सेंटिनल का डेटा आ जाएगा। तो नॉर्मली सेंटिनल का डेटा उठाने के लिए कॉपरनिकस का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये यूएसजीएस तो आप लोगों ने सुना है, ये ग्लोविस है। ये ग्लोविस भी जो होता है सेम वही डेटा यहाँ पर भी देता है। यूएसजीएस और ग्लोविस में कभी कभी ग्लोविस का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी जो होता है अर्थ डेटा का इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्लियर हो गया? जी सर। अब ये वही चीज़ है कि अलग अलग जगहों पे हम अलग अलग जो है, मतलब दे आर मल्टीपल सैटेलाइट्स, बहुत सारी सैटेलाइट हैं। पर एक क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि जो भी सैटेलाइट्स के रेजोल्यूशन होते हैं उसको सीक्वेंस में लगाने का हाँ, बन जाता है। तो सर क्या सारे सैटेलाइट्स का आप रेजोल्यूशन भी याद करें? नहीं नहीं, देखिए वो एक तो पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं। वो क्वेश्चन दिया ही गया है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा रहे जो मतलब वही है कि ना कर पाए बच्चे, ये नॉर्मली इसीलिए दिया जाता है। और वैसे ये सब क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर वाले। करंट में जब भी कोई भी नई सैटेलाइट अगर छोड़ी जाती है तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। करंट में जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है तो सैटेलाइट की लॉन्च डेट आपको याद होनी चाहिए, लॉन्च डेट, ठीक है। अभी मैं दो एक के बारे में बता रहा हूँ। लॉन्च डेट पता होनी चाहिए, किस कंट्री का है ये पता होना चाहिए, कौन सा इसमें रडार लगा हुआ है ये पता होना चाहिए, ठीक है। जियो सिंक्रोनस है या सन सिंक्रोनस है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी रिजोल्यूशन पता होनी चाहिए। रिजोल्यूशन नॉर्मली जो आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए सीक्वेंस में लगाने वगैरह को आ गया है तो नॉर्मली वो जो है करंट अफेयर बेस्ड ही रहेगा। ऐसा नहीं है पूछ लेगा TIRS का बताइए या फिर जो होता है ग्लोब का बताइए, नहीं। आपसे जो पूछा जाएगा वो प्राइमरली करंट अफेयर बेस्ड जो चीज़ें रहेंगी वही बताई जाएंगी। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा आदित्य L1 जो मिशन है, आदित्य L1 ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है। ये किस दिन लॉन्च किया गया था? तो ये 5 सितंबर को आई थिंक शायद लॉन्च किया गया है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये डेट्स प्राइमरली यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। समझ में आया? अदरवाइज हर एक सैटेलाइट का यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि आप याद कर पाएँ। सर एक चीज और पूछें? हाँ सर जैसे अभी आपने बताया कि जो नेविगेशन वाले सैटेलाइट्स होते हैं, हाँ यूएसए का जैसे जीपीएस है, हाँ रशिया हाँ का ग्लोनास है, हाँ यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, हाँ हाँ, चाइना का भी है, बाइडू है। अफ्रीका का, जापान, ये हम्म, सारे। तो इनके भी डिटेल में जैसे कभी एक बार तो यूजीसी में किसका पूछा था, नहीं 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 पढ़ना है, मैं समझ गया आपकी बात, वो नहीं, वो सब चीज़ें सैटेलाइट में ऐसे ऐसे पूछता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल ये पता होना चाहिए कि किसका कौन सा है, दैट्स इट। ठीक है। ये नहीं कि जीपीएस में जो सैटेलाइट 12 या 13 सैटेलाइट शायद है तो वो कहाँ कहाँ पर रखे गए हैं, कहाँ कहाँ पर उसका हेड ऑफिस है, कहाँ कहाँ पर सेंटर है, ये सब थोड़ी पूछा जाता है। ये सब काम का नहीं होता है, ठीक है। स्किप करना है ये सब, ये सब नॉर्मली यूज। देखिए एक बात समझिए, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। वहाँ पर एकेडमिक चीज़ें पूछी जाएंगी, तो जो आपके मास्टर्स में या बैचलर्स में ज्योग्राफी का होता है वो पूछा जाएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। तो एक एकेडमिक एग्ज़ाम और एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम में यही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एकेडमिक एग्ज़ाम में बुकिश चीज़ें आएंगी, और जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम होती है उसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये सब हिस्ट्री हो गई, ये सब बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। हाँ ये पूछा जा सकता है कि किसने ये इन्वेंट किया है या फिर जो होता है किसने क्या किया है, ये सब नाम पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज इसकी मतलब कब कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है नहीं। हाँ ये पूछा जा सकता है कि किस कंट्री की कौन सी सैटेलाइट है, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कि ये सैटेलाइट का रिजोल्यूशन बताओ, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो कभी इतना नहीं याद करें फिर इन ना सब ना के ना, बारे बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो ओवर बर्डनिंग है, बेवजह का चीज़ है, ठीक है। में। इस टाइप में टॉपिक जो रिग्रेशन है, हाँ तो सर लाइन ऑफ रिग्रेशन हाँ और कुछ चीजें मतलब टाइप्स तक तो समझ में आ रहा है रिग्रेशन में। हाँ आज का जैसे कुछ तो सब एक सेकंड सर, वो कुछ रिग्रेशन कोफिशिएंट पता नहीं क्या है, हाँ हाँ तो ये
सारी चीजें तो पूछी जा सकती है ना इस तो ये तो एग्जाम हम में। लोगों ने बात किया भी तो है, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ही तो होता है, इसकी वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में वेरी करती है। सर जैसे इसमें जो कोई रिलेशन नहीं होता तो परपेंडिकुलर कैसे काटती है वर्टिकल लाइन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा है, मान लीजिए ऐसे समझिए, अब दोनों अलग अलग चीज़ें आपने मिक्स कर दिया। देखिए, यहाँ पर हम लोग जीआईएस कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ सुनिए। अगर मान लेते हैं मेरे पास में, अगर मान लेते हैं मेरे पास में, ठीक है, सुनिए सुनिए, यहाँ पर मान लेते हैं सपोज द कर्व इज़ लाइक दिस, या फिर मान लेते हैं मेरे पास में जो वैल्यू मिल रही है एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन मिल रहा है वो मान लेते हैं इस तरीके का है। ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है। इसका मतलब क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास में डिफरेंट वाई की वैल्यू होने के बावजूद भी एक्स की मेरी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हो गया वाई और एक्स आपस में रिलेटेड नहीं है, देयर इज नो रिलेशन, कि मेरे पास में वाई के साथ में एक्स की कॉमन वैल्यू मिल रही है। या फिर इसी तरीके से मेरे पास में डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ हैं लेकिन वाई की एक कॉमन सी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को वाई यहाँ पर क्या हो गया, वाई इज इक्वल्स टू कोई एक कांस्टेंट वैल्यू, मान लेते हैं 5 हो गई। अब एक्स की दुनिया भर की आप वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स। सिमिलरली यही चीज़ एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 3 है, तो ये वाई की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाइए, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो यही रिग्रेशन है कि अगर रिग्रेशन मान लेते हैं एक्स और वाई दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है तो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी यानी कि एक्स के पैरेलल रहेगी, या फिर ये वर्टिकल रहेगी यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी। इन दोनों में से कोई भी अगर आ गया, देखिए यहाँ पर एक्स और वाई के साथ में वैल्यूज जो होती है वो चेंज हो रही हैं। तो अगर चेंज हो रही है चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, यहाँ पर निगेटिव हो, एनीवे यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब एक्स और वाई के बीच में यहाँ पर रिलेशन है। लेकिन इन दोनों केसेस में, यहाँ पर ये जो दो केसेस मैंने यहाँ पर बनाए, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ आया? जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये जरा देखिए, अब हम लोग जो बात कर रहे थे ये हिस्ट्री ऑफ जो रिमोट सेंसिंग है, ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ऊपर ऊपर से केवल कि है क्या, बस इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस यहाँ पर ये पता होना चाहिए यूएस की कौन कौन सी सैटेलाइट्स है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि गो सीरीज़ हो गया, लैंडसेट सीरीज़ हो गया, रडार सेट हो गया, मोडीज़ एक्वा हो गया। ये नॉर्मली मोडीज़ एक्वा का इस्तेमाल हम लोग फॉरेस्ट फायर को देखने के लिए करते हैं, फॉरेस्ट फायर। एसआरटीएम का इस्तेमाल हो गया, ये भी नॉर्मली हम लोग मतलब एनडीवीआई कैलकुलेशन वगैरह के लिए नॉर्मली किया जाता है। ऑरा हो गया, क्लाउड सेट हो गया, रशिया के सैटेलाइट इसी तरीके से मिटियोर हो गया, अल्माज हो गया, जापान की सैटेलाइट जैसे एस्ट्राडेम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एसनारो हो गया, यूरोप की सैटेलाइट इसी तरीके से सेंटिनल हो गया जिसके लिए हम लोग जियोलॉजी, ओशियन, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, प्रोबा सीरीज़ हो गई, एनवी सैट हो गया, इन्वायरमेंट के लिए प्राइमरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये रट्टा मार लीजिएगा। वैसे कुछ एक सैटेलाइट का नाम तो बार बार हम लोगों ने इतना बात किया है कि याद हो ही गई होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन साइड में यहाँ पर बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पहली सैटेलाइट थी वो प्राइमरली हमारी आर्यभट्ट थी। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने एप्पल छोड़ा था, सबसे पहला जो था वो एप्पल था, लेकिन प्राइमरली हम लोगों ने फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो भेजी थी वो हमारी आर्यभट्ट थी। बाकी यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर लेना है, ऊपर ऊपर से देख लेना है कि क्या क्या है। ठीक है, बस ऊपर ऊपर से देख लेना है कि क्या क्या हिस्ट्री रही है, दैट्स इट। ये क्लियर है यहाँ तक? जी सर। चलिए, तो ऐसा है कि एक और दिन अभी लगेगा, तो एक काम करते हैं, क्या हम लोग मॉर्निंग में क्लास कर सकते हैं 7 AM? यस सर। ठीक है, 7 बजे से थोड़ा क्लास कर लेते हैं, 7 बजे से कर लेंगे ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा और मतलब मेरे लिए भी सूटेबल हो जाएगा कि हाँ एटलीस्ट दिन भर आप लोग फ्री रहेंगे, दिन भर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं। हाँ जी, सर जो आपने पीडीएफ भेजा था ना ग्रुप में, किस चीज़ की? जीएस की क्वेश्चंस की, हाँ, LT वाली, हाँ। सर उसमें तो कितने सारे नए क्वेश्चंस हैं, ऐसा लग रहा है ये तो पढ़ा ही नहीं है। मतलब मैं तो कितने दिनों से पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतनी सारी जो चीजें हैं वो आती नहीं है। तो सर ऐसा लग रहा है एग्जाम में भी ऐसा होगा तो जो आता रहेगा वो ही घबराहट में गलत हो जाएगा। नहीं देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, जीएस जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, और केस यहाँ पर यह है कि जीएस में इनपुट बहुत ज़्यादा है, आउटपुट कम है, ये बात सही है। लेकिन जीएस में उसी मतलब डिसाइडिंग फैक्टर भी है। तो तो आपका जीएस का सोर्स क्या है, क्या आपने जीएस के लिए यूज़ किया है? सर मैं तो इतने समय से पीवाईक्यू ही कर रही हूँ और जो समझ में नहीं आता है उसको मेरे पास लूसेंट की बुक है, हाँ, उसमें से देख लेती हूँ। ठीक है, मतलब प्राइमरली आपका जो सोर्स है वो ल्यूसेंट है। हाँ। ठीक है, इसी को बस फॉलो करते रहिए। ठीक है, इसी को बस, कुछ एक चीज़ें जैसे कि अब जैसे मान लेते हैं कि थोड़े थोड़े मैं तरीके बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको कर लेना है, एटलीस्ट उतना तो सभी लोग कर लीजिएगा जनरल स्टडीज़ में जितना मैं बोल रहा हूँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी में कुछ एक चीज़ें आपको कर लेनी है, जैसे आपको आर्टिकल्स याद कर लेने हैं।
ठीक है, मैक्सिमम आर्टिकल कोशिश करिए याद करने की। दूसरा, कुछ एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रखे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी फर्स्ट हैं, मतलब प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट की तो मैं कहूँगा पूरी सीरीज़ याद कर लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, ठीक है, चेयरमैन, सीएजी, आरबीआई गवर्नर, ये सब जितने भी फर्स्ट हुए हैं वो सब ध्यान रखिएगा। इन सब में भी, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, ठीक है, इन सब में भी फर्स्ट वुमेन कौन कौन हुई हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन, जैसे ये हमारी कौन है, बताएगा कोई फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? यस, प्रतिभा पाटिल। प्राइम मिनिस्टर? यस। स्पीकर? यस। चेयरमैन? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑब्वियसली राज्यसभा का ही चेयरमैन होता है केवल। डोंट वरी, कोई नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक तो पॉलिटी में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्लस इसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, बस इतना आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। और ये मैंने बस जो एक्चुअली किया है, मैंने यहाँ पर पूरा सिलेबस ही वैसे तो बोल दिया करने को, लेकिन मेन इन पर आपको फोकस रखना है, ठीक है। क्योंकि ये पॉलिटी जो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ये एडवांटेज और मैक्सिमम लोग करके जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। पॉलिटी में आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ये स्किप कर दूं, वो स्किप कर दूं, नहीं। दूसरा, हमारे पास में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये जरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रोविंशियल स्टेट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रोविंशियल स्टेट का मतलब हो गया, जैसे मतलब आज ही मैं जो देख रहा था, जैसे जाट राजाओं के बारे में, जैसे जाट राजा सूरजमल थे, चूरनमल थे, इन लोगों के बारे में पूछा गया है। तो ये जो प्रोविंशियल स्टेट हुआ करते थे, जैसे बंगाल हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, अवध हो गया, ठीक है, अवध हो गया, राजस्थान वाले जितने भी हुआ करते थे, ठीक है, राजस्थान वाले जो हुआ करते थे, दिल्ली हो गया, इन सब पे सवाल बन सकते हैं, ये हाई चांस है। 1857 वॉर आपको पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए। और बाकी मेजर जितने भी इवेंट्स हुए हैं, मेजर इवेंट्स में जैसे 1907 वाली जो स्वराज मूवमेंट हुई थी, मतलब ये स्वदेशी मूवमेंट हुई थी, स्वदेशी आंदोलन, ये ढंग से पता होना चाहिए क्या क्या हुआ था। 1920 वाली जो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ढंग से पता होना चाहिए क्या क्या हुआ था। होम रूल के बारे में 1914 होम रूल, ये पता होना चाहिए कब कब क्या क्या हुआ है, किसके किसके द्वारा क्या क्या हुआ है, ठीक है। 1930 ये पता होना चाहिए, जो मतलब ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, CDM बोलते हैं जिसको हम लोग। फिर 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपको ढंग से पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, जितने भी ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं, ये ट्राइबल तमाम हुए हैं, पागलपंथी हो गया, फिर इसके अलावा खून सत्याग्रह हो गया, देयर आर मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल हैं। इसके आपको 2 चीज़ें, आपको ईयर ध्यान रखना है और इसके अलावा प्लेस, बस डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे क्वेश्चन आना चाहिए। संथाल, मुंडा, इन सबको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जा सकता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली PCS का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। दूसरा, पीएजेंट मूवमेंट के बारे में, पीएजेंट मूवमेंट हो गया, ये आपको ढंग से पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था, ठीक है, कि कहाँ पर जैसे नील विद्रोह हो रही है, कहीं पर इंडिगो रिवोल्यूशन हो रही है, या फिर चंपारण हो रही है, या फिर कहीं और खेड़ा हो रही है, कुछ भी अगर हो रही है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। साउथ इंडिया के मूवमेंट आपको पता होना चाहिए, साउथ इंडिया के भी तमाम मूवमेंट वगैरह हुए थे, जैसे कि रानी चेन्नम्मा के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कित्तूर की रानी थी, प्लस इसी तरीके से पॉलीगर वार के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री मतलब थॉरोली आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और ये सब लूसेंट में है, ठीक है, कोई अदर सोर्स आपको नहीं करना है, आप सिर्फ लूसेंट के ही सोर्स को पकड़ के रखिए, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर करने की मतलब कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस इसके अलावा इन्वायरमेंट में आप लोग जो ध्यान रखिएगा वो है मेजर, जो यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरियाज़, ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह जितने भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी मेजर यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुए हैं, मेजर इवेंट का मतलब जैसे IPCC कब बन रही है, IUCN कब बन रही है, या फिर जो है आपका ब्रुंटलैंड कमीशन वगैरह में क्या हुआ था, ठीक है। 1994 जो 1992 अर्थ समिट हुई थी, उसकी पूरी सीरीज़ आपको, UNFCCC की सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए, कब कब क्या क्या हुआ है, ये सब चीज़ें।
इकोनॉमिक्स में मैंने बता ही दिया, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, दीज आर द टू थिंग्स जो कि मैं लेकर के आऊँगा 1-2 दिन में, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको फोकस करनी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की सब हम कर ले जाएंगे, नहीं, सब नहीं करना होता है, बहुत टारगेटेड करना होता है। पहले आप लोग कोशिश करिए, स्टार्ट करिए विद द पॉलिटी एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये 4 चीज़ें ढंग से कर लीजिए, और बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी, ये इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं 20+ बहुत आराम से आएगा, बहुत आराम से आएगा। एंशियंट वगैरह में अगर मैं बात करूं, एंशियंट में मेन केवल आपको डायनेस्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और केवल क्रोनोलॉजी। डायनेस्टी में केवल और केवल क्रोनोलॉजी, ये नहीं है कि हम पढ़ लें कहाँ पर क्या हुआ था, नहीं, केवल और केवल क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। मेडिवल में मैं कहूँगा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, बहुत आ गया तो वो भी बहुत मुश्किल ही है आने का। नॉर्मली मुगल वुगल है और यूपी का एग्ज़ाम है, मुझे नहीं लगता है कि योगी बाबा आने देंगे, लेकिन मतलब स्किप ही करिएगा, इसमें इनपुट बहुत ज़्यादा है, ये ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ही केवल और केवल आएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं बता दूंगा कि क्या क्या करना है, कुछ एक चीज़ें हैं केवल और केवल वहीं से क्वेश्चन नॉर्मली बनता है, तो ये है, ठीक है। तो इतना करिएगा, बाकी कल मॉर्निंग में मिलते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में 7 AM पर हम लोग एक क्लास कर लिया जाएगा, यही जो GIS वाली बची है, क्योंकि थोड़ा ज्योग्राफी खींचना ज़रूरी है।